हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुदम सक्सेस क्लासेस। मैं अमन शर्मा आप लेकर आया हूं प्लेटफॉर्म का नेक्स्ट लेक्चर। और ये लेक्चर है मेरा, इसमें दरअसल आपका ये वन शॉट रहने वाला है। यूनिट फर्स्ट का जितना भी पूरा सिलेबस है हमारा, इस एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। हमारे जो इस बार का हमने सिलेबस सोचा है उसको हमने 5 तो हमने वन शॉट बनाने हैं और एक यूनिट के। उसके बाद में 6 नंबर का आपका वन शॉट आएगा, उसमें सभी यूनिट्स के जितने भी न्यूमेरिकल रहने वाले हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले लेक्चर की, जो कि हमारा है वन शॉट, जो कि यूनिट 1 का रहने वाला है। ये आपका है एयर स्टैंडर्ड साइकिल के ऊपर। तो एयर स्टैंडर्ड के वन शॉट में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आपका एयर स्टैंडर्ड साइकिल की डेफिनेशन ही आती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप तभी समझ पाएंगे कि ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल को, जब आपको पता होगा एयर स्टैंडर्ड साइकिल होती क्या है। पूरा एडीडी मैंने आपको समाप्त कर दिया है, एक एक वीडियो में सभी चीजें मैंने बता दी हैं आपको। तो उस एक सिंगल वीडियो के अंदर मैं यूनिट 1 को कवर करने वाला, पूरी थ्योरी जो आपकी इसमें रहने वाली है वो हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल की। जितनी भी आपके थर्मोडायनेमिक्स में या अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में, पूरी थर्मल इंजीनियरिंग में जितनी भी हम साइकिल्स पढ़ते हैं वो किसी ना किसी वर्किंग फ्लूइड के ऊपर बेस होती है। मतलब जो हम बात करते हैं सिस्टम की, तो सिस्टम आपका जिसको हमने हीट दी है, जिससे हमने वर्क लिया है, या जिससे हीट इजेक्ट हुई है, या फिर जिसको हमने वर्क किया है, वो सब जो भी इंटरेक्शन होगा, एनर्जी का जो इंटरेक्शन होता है वो किसी ना किसी वर्किंग फ्लूइड के ऊपर होता है। तो जो भी हम वर्किंग फ्लूइड यूज कर रहे होते हैं, सिंपली साइकिल का नाम वही हम बोल देते हैं। जैसे कि इसका नाम है एयर स्टैंडर्ड साइकिल, मतलब कि आपने इस साइकिल के अंदर वर्किंग फ्लूइड क्या माना है, एयर को माना है। तो जो भी आपका एक साइकिल है जिसके ऊपर आपने माना हुआ है कि आपके जो वर्किंग फ्लूइड रहने वाला है वो आपका एयर है, सो दैट इज कॉल्ड एयर स्टैंडर्ड साइकिल, क्योंकि आपने एयर को एज ए स्टैंडर्ड वर्किंग फ्लूइड माना हुआ है। So it is simply the real cycle by assuming that the working substance is air। तो जब हम देखते हैं कि आपका जो वर्किंग सबस्टांस रहने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी उसमें, एयर रहने वाले, कि आपकी एयर जो है वो वर्किंग फ्लूइड होगा। ध्यान रहे यहाँ पे कि हमारा वर्किंग फ्लूइड जो हमने एज्यूम किया है, रियल में वो कुछ और हो सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, ब्राइटन साइकिल, इन सब में क्या होगा, इसमें कंबस्शन ऑफ फ्यूल होता है। फ्यूल के कंबस्शन से जो आपके बर्न प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर इंट्रैक्शन होता है एनर्जी का, या वर्क वहां से हमें रिलीज होता है। तो वर्किंग फ्लूइड रियल में क्या रहने वाला है, वो आपका कंबस्शन प्रोडक्ट रहने वाला है, बट आपने एज्यूम क्या किया है, एयर को किया है। तो एयर को अगर हम एज्यूम कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड द एयर स्टैंडर्ड साइकिल। सो जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज होती है एयर की, वो सब हम इसमें मानेंगे। हालांकि आपका जो वर्किंग फ्लूइड है वो रियल में कंबस्शन प्रोडक्ट रहने वाले हैं, इसलिए जो प्रॉपर्टीज है वो थोड़ी सी चेंज रह सकती हैं, बट हम एयर की ही प्रॉपर्टीज को मानेंगे और उसी के बेसिस पर अपने जितने भी पैरामीटर्स हैं, जितने भी आपके परफॉर्मेंस हैं साइकिल के, वो सब हम एनालिसिस करेंगे। बट क्या किस केस में मानते हो, एयर को मानते हुए कि एयर स्टैंडर्ड, इसी वजह से आपका थोड़ा सा डेविएशन आएगा ही आएगा। तो लास्ट में मैं बताऊंगा भी कि आपका आइडियल साइकिल और रियल साइकिल में क्या डेविएशन रहने वाला है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात करें एजम्पशंस की, तो एजम्पशंस हर एक पूरी थर्मल इंजीनियरिंग में हमने एजम्पशंस समझे। बिना एजम्पशंस के हम कोई भी साइकिल को नहीं पढ़ सकते, कोई भी थर्मल इक्विपमेंट की एनालिसिस नहीं कर सकते, इसलिए एजम्पशंस मानना बहुत जरूरी होता है। एजम्पशंस, पहला एजम्पशंस ये कि वर्किंग फ्लूइड हमारे पास में एयर रहने वाली है, जिसको हम आइडियल गैस की तरह ही ट्रीट करते हैं, आइडियल गैस इसको मानते हैं। क्लोज साइकिल रहने वाली है, मतलब स्टार्टिंग जो आपकी स्टेट है और लास्ट की जो स्टेट है वो दोनों आइडेंटिकल रहने वाली है। फर्स्ट स्टेट और लास्ट स्टेट आपकी 1 पे ही मिलेगी, तो इसलिए आपकी साइकिल जो है क्लोज हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड क्लोज साइकिल। रिवर्सिबल प्रोसेस, ये सब मानो कि जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं उनका कोई बाहर पे कोई एंट्रोपी जनरेशन का इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। सारे प्रोसेस जो भी हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए पूरी साइकिल भी क्या हो जाएगी, क्योंकि सारे प्रोसेस रिवर्सिबल है तो साइकिल भी हमारी रिवर्सिबल साइकिल हो जाएगी। तो सारे प्रोसेस कैसे रहने वाले, रिवर्सिबल रहने वाले हैं। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान देने की, एयर स्टैंडर्ड साइकिल में हमने ये माना है कि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, बट रियल में क्या होगा, जब आपका फ्यूल का कंबस्शन होगा तो वहां पे केमिकल रिएक्शन होगी ही होगी, ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी होगी। बट हम ये मान रहे हैं कि एजम्पशंस हमने जो माना हुआ है, ये माना कि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। एडियाबैटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन, जब हम मानो कि कंप्रेशन करेंगे या एक्सपेंशन का जो भी प्रोसेस आपका होगा, है ऑटो में, डीजल में, डुअल में, ब्राइटन में, इन सब में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी कंप्रेशन और एक्सपेंशन होगा किसी भी वर्किंग फ्लूइड जो कि हमारा एयर है, उस समय पे हम ये मानते हैं कि ना तो हीट सराउंडिंग में जाती है ना सराउंडिंग से इन होती है। तो दोनों केसेस में क्या है, एडियाबैटिक रहेगा, आपका सिस्टम एडियाबैटिक रहेगा, ना हीट बाहर जाएगी ना भी हीट आपके सिस्टम के अंदर आएगी। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक सिस्टम रहने वाला है कंप्रेशन और एक्सपेंशन में। एग्जांपल्स की मैं बात करता हूँ, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे, आईसी इंजन्स में इसको यूज करते हैं, गैस टरबाइन में हमने करके देखा है, और जेट इंजन्स, इनमें हम इनको यूज करते हैं डिफरेंट साइकिल्स के रूप में। अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड साइकिल होती कौन कौन सी हैं, तो एक ही चार्ट में हमें सभी चीजें देखने को मिल जाएंगी, यहाँ पे कंपेरिजन भी देखने को मिल जाएगा। तो आपको एक ही बार में सभी जितने भी हमारे पास में स्टैंडर्ड साइकिल्स हैं उनके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं ऑटो साइकिल की। ऑटो साइकिल है, डीजल साइकिल है, डुअल साइकिल और ब्राइटन साइकिल है, जिसे हम जूल साइकिल बोलते हैं। ये लास्ट में हमने
स्टडी किया था लास्ट लेक्चर से जब हम पढ़ रहे थे यूनिट 5 के। तो ऑटो साइकिल, डीजल, डुअल, ये तीनों जो है आपकी आईसी इंजन में यूज होती है। जो ब्राइटन साइकिल है और जूल साइकिल है वो गैस टरबाइन में और जेट प्रोपल्सन में इनको हम यूज करते हैं, सिंपली गैस टरबाइन में इसको यूज करते हैं। तो ऑटो साइकिल में मैं बात करता हूँ, ऑटो साइकिल में यहाँ पे मैंने 4 प्रोसेस लिखे हुए हैं। 4 प्रोसेस में क्या होगा, एक तो पहला है आपका कंप्रेशन प्रोसेस, तो प्रोसेस पे भी ध्यान देंगे। प्रोसेस 1 है मेरे पास में कंप्रेशन प्रोसेस होगा, जहाँ पे आपने वर्किंग फ्लूइड जो कि एयर है, एयर को आप कंप्रेस करेंगे, उसके बाद में हीट एडिशन होगा जो कि आपका सेकंड प्रोसेस रहने वाला है। थर्ड प्रोसेस आपका एक्सपेंशन होगा जो कि एक्सपेंड करेगी आपकी और आपको वर्क मिलेगा। और फोर्थ प्रोसेस आपका होगा हीट रिजेक्शन, मतलब कि दो आपकी जो प्रोसेस है, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 3, वहां पे आपका वर्क का इंटरेक्शन होगा, जबकि जो आपका प्रोसेस 2 और 4 है, तो 2 और 4 में एनर्जी जो कि हीट है आपकी, जनरली हीट का इंटरेक्शन होगा। तो एनर्जी का सभी में इंटरेक्शन हो रहा है, बट 1 और 3 में वर्क का इंटरेक्शन होगा, जहां पे 1 में हम वर्क हमें इन करना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा। 3 में वर्क हमें आउटपुट मिलेगा जो कि पावर आउटपुट की तरह ट्रीट करेंगे हम। 2 में हमें हीट इन करनी होगी और 4 में हीट को रिजेक्ट करना होगा। तो 2 में आपका क्या है, हीट का है, 4 में हीट का है, और यहाँ पे वर्क का है 3 में, और 1 में वर्क का है। इसमें वर्क इन करेंगे, वर्क इन का मतलब नेगेटिव हम मान सकते हैं, वर्क आउटपुट को हम पॉजिटिव मान सकते हैं, जो कि हमारा नॉर्मल कन्वेंशन हम मानते हैं। तो नॉर्मल कन्वेंशन के हिसाब से हम ये मानते हैं कि आपका जो वर्किंग फ्लूइड है या आपका जो सबस्टांस या आपका जो सिस्टम है, सिस्टम अगर वर्क कर रहा है सराउंडिंग में, मतलब सिस्टम से वर्क हमें मिल रहा है, सिंपली कहें, क्योंकि हम सराउंडिंग है, तो हम हमारे पास जो वर्क मिल रहा है वो हमारे लिए पॉजिटिव चीज है, तो इसलिए हम W को पॉजिटिव मानते हैं। अगर हमें वर्क आउटपुट मिल रहा है, मतलब सबस्टांस आपका वर्क कर रहा है सराउंडिंग पे हम पर, तो हमें वर्क प्राप्त होगा। अगर हमें करना पड़ रहा है, हमें मिलने की बजाय हमें वर्क देना पड़ रहा है, तो इसे हम निगेटिव मानते हैं। ऐसे हीट इनपुट में हम निगेटिव पॉजिटिव मानते हैं अगर हम इनपुट देते हैं, तो पॉजिटिव मानेंगे अगर हम हीट इनपुट दे रहे हैं तो। और आउटपुट अगर आपका होगा, हीट बाहर आएगी सिस्टम से, इसको हम निगेटिव मानते हैं। नॉर्मल कन्वेंशन हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे चारों प्रोसेस को 1 बाय 1 समझते हैं। पहले ऑटो साइकिल के ऊपर देखते हैं। ऑटो साइकिल के ऊपर क्या है, डीजल में, डुअल में, ब्राइटन में, चारों साइकिल्स में अंदर जो कंप्रेशन होगा और एक्सपेंशन होगा, वो उसमें ये चीजों को याद रखना है आपको कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक ही रहने वाला है। मतलब जहां पे वर्क का इंटरेक्शन होगा वहां पे रिवर्सिबल एडियाबैटिक रहने वाला है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक रहने वाला है। 1 और 3 रिवर्सिबल एडियाबैटिक रहने वाला है। ये चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। तो बहुत सिंपल हो गया। तो दो प्रोसेस हमें याद हो गए कि जब भी आपका कंप्रेशन होगा, जब भी आपका एक्सपेंशन होगा, ये मैं असम्पशन नहीं बताया था कि दोनों प्रोसेस कैसे रहने वाले, रिवर्सिबल एडियाबैटिक रहने वाले हैं। अब बात करते हैं 2 प्रोसेस की। जो सेकंड प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस है हीट एडिशन प्रोसेस। ये हर एक में चेंजेस हो सकता है आपका। तो अगर हम ऑटो साइकिल की बात करें तो रिवर्सिबल आइसोपोरिक प्रोसेस है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। ऑटो साइकिल के ऊपर यहाँ पे जो प्रोसेस रहने वाला है वो मेरे पास में जो रहने वाला है, कैसे रहने वाला है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट रहने वाला है ऑटो साइकिल के अंदर। अगर डीजल की बात करूं तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर रहने वाला है, प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट। अगर मैं थर्ड की बात करूं डुअल साइकिल, तो डुअल साइकिल में दोनों तरह से आपका होगा, मतलब कि हीट एडिशन जो होगा पहले आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा, वॉल्यूम इज कांस्टेंट पे होगा, और फिर आपका प्रेशर इज कांस्टेंट पे होगा। रिवर्सिबल आइसोपोरिक एंड रिवर्सिबल आइसोबैरिक दोनों रहने वाले हैं। ब्राइटन साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, जैसे कि आपका डीजल में देखते हैं। तो डीजल साइकिल की तरह इसमें होता है, थोड़ा सा रिजेक्शन जो है, हीट रिजेक्शन, वो डिफरेंस होता है ब्राइटन साइकिल में। तो यहाँ पे आप हीट एडिशन समझ गए। हीट एडिशन याद रखेंगे, ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम है, डीजल और ब्राइटन में कांस्टेंट प्रेशर है, और डुअल में दोनों है। डुअल का मतलब दोनों तरह से, तो डुअल का मतलब दोनों तरह से हीट का एडिशन होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी होगा और कांस्टेंट प्रेशर पे भी होगा। अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूं तो मैंने बता दिया है कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक रहने वाला है। अब हीट रिजेक्शन की बात करते हैं। हीट रिजेक्शन में अगर ऑटो साइकिल की बात करूं तो ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही होगा, मतलब कि ऑटो साइकिल के अंदर आपका जो हीट एडिशन होता है और हीट रिजेक्शन होता है, मतलब हीट का जो इंटरेक्शन होगा ऑटो साइकिल में, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही रहने वाला है। डीजल साइकिल में भी कांस्टेंट वॉल्यूम, और डुअल साइकिल में भी जो भी आईसी इंजन में यूज कर रहे थे हम, आईसी इंजन में जो यूज कर रहे थे कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही, इन तीनों में कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही रहने वाला है। और अगर गैस टरबाइन में बात करें तो गैस टरबाइन में इनपुट कैसे होता है, डीजल साइकिल की तरह हुआ था, बट हीट रिजेक्शन जो होगा वो कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, हीट रिजेक्शन होगा। तो इस तरह से पूरी साइकिल, चारों साइकिल जो है वो मेरे एक बार समझ में आ गई है। इस जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आपको जो पढ़नी होती है ऑटो, डीजल, डुअल, जो आईसी इंजन में यूज होती है केवल वही आपको पढ़नी होती है। बाकी जो आपका नेक्स्ट रहता है ब्राइटन साइकिल, वो गैस टरबाइन में यूनिट 5 का में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सभी प्रोसेस आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 1 बाय 1। तो पहले उसके बाद बात करते हैं हीट इंजन की। जो भी आपका अवेलेबल एनर्जी है, अवेलेबल एनर्जी को जो कन्वर्ट करता है या आपको मैकेनिकल वर्क देता है, तो एनी एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इंजन। उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली इंजन बोलते हैं। इंजन की इनपुट पावर क्या है या फिर इंजन की इनपुट एनर्जी क्या है। अगर इंजन की इनपुट एनर्जी थर्मल एनर्जी है, जिसे सिंपली हम हीट बोलते हैं,
तो हीट को अगर मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड हीट इंजन। तो हीट इंजन का काम क्या होगा, ए इंजन इट इज डिवाइस दैट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल इनटू थर्मल एनर्जी। पहले केमिकल एनर्जी जो है फ्यूल के अंदर, फ्यूल की बर्निंग होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, उससे हमें क्या मिल जाएगा, थर्मल एनर्जी मिलेगी, हीट मिल जाएगी, ऊष्मा मिल जाएगी, विच इज यूटिलाइज टू डूइंग मैकेनिकल वर्क। उसको फिर बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैकेनिकल वर्क में। मतलब कि आपका सिंपली अगर मैं हीट की बात करूं, हीट को कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्जन हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड हीट इंजन। इसको हम क्या बोलते हैं, हीट इंजन। तो हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है और इनपुट क्या ले रही है, आपका हीट ले रही है, थर्मल एनर्जी ले रही है। तो थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, हीट इंजन बोलते हैं। तो टाइप्स की अगर बात करें तो सिंपली दो तरह के हमारे पास में होते हैं, एक्सटर्नल कंबशन इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन में जहां पे आपका पिस्टन सिलेंडर, जहां पे मैकेनिकल वर्क में कन्वर्जन आपका हो रहा है, उस जगह पे आपका कंबस्टन नहीं होता, मतलब कंबस्टन आपका किसी और जगह पे हो रहा होता है। फिर आपका जहां पे पिस्टन चला, जहां पे आपको मैकेनिकल वर्क मिल रहा है, वो आपका डिफरेंट होता है। जैसे कि आपका स्टीम इंजन की बात कर लीजिए, स्टीम इंजन हो गया, आपका स्टीम टरबाइन हो गई, या आपका दूसरी जो टरबाइन्स होगी, गैस टरबाइन्स होगी, इन सब में क्या है, कंबस्टन आपका अलग सिलेंडर में हो रहा है और जो मैकेनिकल वर्क आपको मिल रहा है वो अलग मिल रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मैकेनिकल वर्क का मतलब रेसिप्रोकेटिंग मोशन नहीं होती, मैकेनिकल वर्क का मतलब आपका दोनों तरह से होती है। मतलब आपको केवल सिंपली मोशन से मतलब है, मोशन आपको मिलनी चाहिए। मोशन आपकी दो तरह से होती है, वो आपकी रेसिप्रोकेटिंग हो सकती है, रेसिप्रोकेटिंग हो सकती है, और आपकी रोटरी हो सकती है। तो रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी, रेसिप्रोकेटिंग जो आपकी मोशन है सिंपली कहां से मिलती है, सिलेंडर पिस्टन से मिलती है। तो ये आपको कहां से मिलेगी, सिलेंडर और पिस्टन से मिलती है। और यहाँ पे अगर रोटरी मोशन की बात हो तो ये आपको टरबाइन से मिलती है। तो टरबाइन भी एक तरह का आप कह सकते हैं, टरबाइन अरेंजमेंट भी एक तरह का आपका क्या है, एक तरह का हीट इंजन ही हो गया, जिसमें आपको थर्मल एनर्जी को कन्वर्जन किसमें कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कर रहे हैं। और थर्मल एनर्जी किसकी होगी, इसमें बॉयलर इंक्लूड हो जाएगा। मतलब कि टरबाइन है, टरबाइन के साथ में अगर मैं बॉयलर को ऐड कर दूं तो बॉयलर और टरबाइन मिलकर क्या बनाएंगे, ये भी एक तरह का हीट इंजन ही बना दिया है, जिसमें हमने फ्यूल के कंबशन करने के बाद में आपने स्टीम प्रोड्यूस की, स्टीम से आपने टरबाइन चलाई है और फिर आपको रोटरी मोशन मिली है। रोटरी मोशन का ये मतलब मेरा मैकेनिकल वर्क है। इस तरह से हम देख सकते हैं आपके जो मैकेनिकल वर्क है वो किस तरह से आपको मिल सकता है। तो ये सब क्या है, मैंने जब ये डिस्कस किया है, जिसमें आपने टरबाइन यूज किया या फिर स्टीम इंजन हो गया। स्टीम इंजन रेसिप्रोकेटिंग इंजन होता है, बट वो स्टीम का जो कंबशन होता है वो बॉयलर के अंदर हो रहा होता है, फिर स्टीम प्रोवाइड कराती है। वहां पे आपका डी वाल्व की तरह से कंट्रोल करते हैं हम, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर होता है या फिर डबल एक्टिंग सिलेंडर होता है, उस तरह से आपको रेसिप्रोकेटिंग मोशन आपको मिलती है। सो दीज आर द एक्सटर्नल कंबशन इंजन। अगर मैं इंटरनल कंबशन इंजन की बात करूं तो जिस सिलेंडर के अंदर आपका पिस्टन मूव कर रहा है, जहां जहां पे आपको मैकेनिकल वर्क मिल रहा है, उसी जगह पे कंबशन आपका होता है। मतलब दोनों प्रोसेस आपके एक ही सिलेंडर के अंदर हो रहे होंगे, मतलब कि थर्मल एनर्जी जो आपको मिल रही होगी वो भी उसी जगह प्रोड्यूस हो रही होगी फ्यूल से, फ्यूल के कंबशन से, और बाद में जो मैकेनिकल वर्क आपको मिल रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो आपको मिल रही है, वो भी कहां पे मिल रही है, वो भी उसी सिलेंडर के अंदर मिल रही है। तो दोनों प्रोसेस आपके जो है, थर्मल एनर्जी वहीं आपको अवेलेबल हो रही है और वहीं पे आपको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्जन हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड इंटरनल कंबशन इंजन, जहां पे कंबशन उसी जगह पे हो रहा है जहां पे आपको मैकेनिकल वर्क मिल रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द इंटरनल कंबशन इंजन। क्लासिफिकेशन की मैं बात करता हूँ, सिंपली दो तरह से मैंने भी बताई दी आपको, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। इसके साथ में अगर मैं आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबशन इंजन को ही अगर मैं डिवाइड करता हूँ, मैं एक्सटर्नल की बात नहीं कर रहा, मैं इंटरनल की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा प्रोसेस या ऐसी डिवाइस जहां पे कंबशन ऑफ द फ्यूल टेक प्लेस इन द सेम सिलेंडर इन विच पिस्टन इज मूविंग एंड प्रोवाइडिंग यू मैकेनिकल वर्क। तो उसकी अगर मैं बात करता हूँ तो उसको हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, अलग अलग बेसिस के हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द आईसी इंजन। एयर स्टैंडर्ड साइकिल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी बनता है हमारे पास में। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूल के यूज के। जिस तरह का फ्यूल हम यूज कर रहे हैं, फ्यूल का मतलब फ्यूल का कंबशन आपका होगा। सिंपली कहने को तो हम क्या कर रहे हैं, एयर स्टैंडर्ड साइकिल पढ़ रहे हैं, बट एयर हमने मानी हुई है, एयर को हमने क्या किया, स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, एजम्पशंस माना हुआ है कि वर्किंग फ्लूइड आपका एयर है, बट रियल में क्या चीज है, वहां पे फ्यूल का कंबशन आपका हो रहा है। तो फ्यूल जो आपका रहने वाला है वो कौन सा फ्यूल होगा, वो उसकी हम बात करने वाले हैं। तो फ्यूल हमारे पास में अगर पेट्रोल है, सो दैट इज कॉल्ड पेट्रोल इंजन। डीजल है तो दैट इज कॉल्ड डीजल इंजन। और कोई गैस है हमारे पास में, नेचुरल गैस है और एलपीजी गैस है या फिर सीएनजी गैसेस हैं, तो दीज इंजन आर कॉल्ड गैस इंजन। तो इनको हम अलग अलग क्लासीफाई इस तरह से कर सकते हैं, जो भी हमने फ्यूल यूज किया, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन एंड गैस इंजन, या गैसोलीन इंजन भी इनको बोल देते हैं। अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ इग्निशन, इग्निशन का मेथड क्या है, इग्निशन का मतलब होता है फ्यूल को स्टार्ट करना बर्निंग के लिए, मतलब फ्यूल की बर्निंग स्टार्ट करना, फ्यूल में कंबशन आपको स्टार्ट करना। तो वो आपने कैसे किया है, सिंपली कहें तो फ्यूल को आपने कैसे जलाया है। तो फ्यूल की कंबशन को प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए दैट इज कॉल्ड इग्निशन प्रोसेस। सो इग्निशन किस मेथड से आपने किया है, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ इग्निशन। सो वो अगर आपका क्या है, इंजन के अंदर आपने अगर स्पार्क यूज किया, स्पार्क का मतलब होगा आपका हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होगा,
हाई वोल्टेज के साथ में आपको करंट प्रोड्यूस होगा, उस करंट से आपने क्या करना है, चिंगारी निकलेगी, स्पार्क निकलेगी, उस स्पार्क से आपको कंबस्शन आपको कंप्लीट करना है। तो अगर कंबस्शन के लिए आपने स्पार्क प्लग यूज किया या स्पार्किंग के द्वारा आप कंबस्शन स्टार्ट कर रहे हो, इग्निशन कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड स्पार्क इग्निशन इंजन। ऐसे इंजन जिसमें स्पार्क प्लग लगा होता है। कंप्रेस इग्निशन इंजन एक ऐसे इंजन होते हैं जिसमें हम कंप्रेशन करते हैं। कंप्रेशन करने से आपको मालूम ही है कि जब हम कंप्रेस करते हैं प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर मेरा बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने के ऊपर अगर हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर आपका फ्यूल इनपुट किया जाता है तो उसमें क्या होता है, वहां पे आग लग जाती है, वहां पे इग्निशन हो जाता है। तो इग्निशन करने का तरीका क्या है कि आपने कंप्रेशन बहुत ज्यादा कर दिया, इतना ज्यादा कर दिया ताकि आपका जो स्पार्किंग टेम्परेचर आपका होता है या फिर आपका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है फ्यूल का, वो आपको अचीव हो गया है। तो उस पे जब आपका फ्यूल गिरेगा, पार्टिकुलर फ्यूल होगा जो कि हाई टेम्परेचर के ऊपर गिर रहा है, वहां पे आपको क्या कंबस्शन स्टार्ट हो जाएगा, इग्निशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर इग्निशन का तरीका हमने कंप्रेस करके आपको एयर स्टैंडर्ड को या फिर एयर को आपने कंप्रेस करके तब आपको फ्यूल इन किया है, दैट इज कॉल्ड फ्यूल इंजेक्टर। तो अगर इंजन में फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है तो वहां पे क्या होगा हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कंप्रेस्ड इग्निशन। इनको आप एसआई इंजन भी बोलते हैं, एसआई इंजन भी बोलते हैं, और इनको आप सीआई इंजन भी हम बोलते हैं। तो एसआई इंजन और सीआई इंजन आपने नाम सुने होंगे, तो ये सब आपके किसके है, आईसी इंजन के क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रोक की। अगर एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, साइकिल का मतलब मैंने आपको भी बताया है, 4 प्रोसेस है। 4 प्रोसेस कौन कौन से हमारे पास में, कंप्रेशन है, कंप्रेशन के बाद में आपका हीट एडिशन, फिर आपका एक्सपेंशन होगा, उसके बाद में हीट रिजेक्शन होगा। चारों प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं 1 2 3 एंड 4, तो ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 1, चारों प्रोसेस एक साइकिल बना रहे हैं जो पीछे मैंने भी दिखाए थे। वो सारे साइकिल अगर आपके 4 स्ट्रोक में, स्ट्रोक का मतलब समझ लीजिए अभी आप इस पिस्टन है, सिलेंडर के अंदर आपका पिस्टन मूव कर रहा है, तो पिस्टन के नीचे, सबसे नीचे जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड बॉटम डेड सेंटर। तो बॉटम डेड सेंटर और जो एक्सट्रीम पॉइंट अपर पॉइंट में होगा जहां तक आपका पिस्टन सबसे ऊपर जा सकता है, दैट इज कॉल्ड अपर डेड सेंटर। तो बॉटम डेड सेंटर और टॉप डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर या अपर डेड सेंटर। तो टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस ट्रेवलिंग होती है दैट इज कॉल्ड 1 स्ट्रोक। उसको हम क्या बोलते हैं, 1 स्ट्रोक। तो पिस्टन का मूवमेंट देखना है लोअर डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर या फिर टॉप डेड सेंटर से लोअर डेड सेंटर, तो दैट इज कॉल्ड 1 स्ट्रोक। उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल स्ट्रोक बोलते हैं। मतलब दोनों प्रोसेस नहीं, केवल या तो आपका ऊपर जा रहा है तब या फिर जब आप नीचे आ रहा है तब, तो उसकी जो ट्रेवल डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक। अगर वो सारे प्रोसेस हमारे 4 स्ट्रोक में हो रहे हैं, दैट इंजन इज कॉल्ड 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, जिसमें पूरी साइकिल कंप्लीट होने के लिए आपको 4 स्ट्रोक की आवश्यकता पड़ेगी। 4 स्ट्रोक का मतलब आप यहाँ पे देख भी सकते हो, हमारे पास में प्रोसेस कितने हैं, 4 प्रोसेस है, 4 प्रोसेस है, और हमारे पास में स्ट्रोक के लिए 4 ही आपके स्ट्रोक है। इसका मतलब एक प्रोसेस के लिए आपका 1 स्ट्रोक लग रहा है। तो एक प्रोसेस करने के लिए अगर आपका 1 स्ट्रोक खर्च हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। और अगर हमारे पास में 2 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो हमारे पास में अब कितने प्रोसेस हैं, 4 प्रोसेस। तो हमारे पास में 4 ही करने हैं हमें, और स्ट्रोक हमारे पास में 2 हैं। इसका मतलब आपके 2 प्रोसेस जो हो रहे हैं वो 1 स्ट्रोक में कंप्लीट हो रहे हैं। जनरली ये आपका जो आपके बाइक का इंजन है या फिर आपके स्कूटर के इंजन जो है, टू व्हीकल्स के जो जनरली इंजन हैं वो आपके 2 स्ट्रोक इंजन ही होते हैं। उनमें जो आपके 2 प्रोसेस होते हैं, जैसे सिंपली बात करूं कंप्रेशन और हीट एडिशन, 1 से 2, 2 से 3, ये एक ही स्ट्रोक में हो जाते हैं। उसके बाद एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट ये एक ही स्ट्रोक में आपके हो जाते हैं। इस तरह से टोटल आपके केवल 2 ही स्ट्रोक खर्च होते हैं, पर इनकी एफिशिएंसी जो है बहुत कम आती है। जो आपके 4 स्ट्रोक इंजन है उनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है फ्यूल के कंजप्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो। ये आपके जो है लाइट वेट व्हीकल्स के लिए हम 2 स्ट्रोक इंजन यूज करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ये आप देख सकते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन है, 2 स्ट्रोक इंजन को आप इस तरह से भी लिख देते हैं, 4 पाई बना देते हैं आप, 4 पाई इंजन एंड 2 पाई इंजन। पाई का मतलब आप यहाँ पे स्ट्रोक से समझते हैं। तो पूरी साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितने स्ट्रोक की आवश्यकता होगी, दीज आर द पर्टिकुलर इंजन्स। अगर मैं बात करूं आगे, अकॉर्डिंग टू द साइकिल ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन किस साइकिल के ऊपर बेस है। जैसे मैं पीछे भी साइकिल आपको बताई थी, तो आईसी इंजन में जो हम यूज करते हैं वो 3 साइकिल्स यूज करते हैं। सिंपली हम क्या यूज करते हैं, ऑटो साइकिल यूज करते हैं, डीजल साइकिल यूज करते हैं और डुअल साइकिल यूज करते हैं। अगर हमारा वर्किंग साइकिल ऑटो के ऊपर बेस है, ऑटो का स्पार्क प्लग के ऊपर बेस है, दैट इज कॉल्ड ऑटो साइकिल इंजन। अगर हमारा डीजल साइकिल के ऊपर है, मतलब इंजेक्टर जो है आपका सीआई इंजन अगर है, तो सीआई इंजन को आप डीजल साइकिल के ऊपर बेस होते हैं तो डीजल साइकिल इंजन भी हमको उसको बोल देते हैं। और डुअल साइकिल इंजन जिसमें आपका दोनों तरह से आपका कंबशन आपका होता है, पहले आपका स्पार्क प्लग के द्वारा होता है, फिर आपका सीआई के अंदर, मतलब एक ही इंजन के अंदर एक ही प्रोसेस हीट एडिशन आपका होना है, पर दो तरह से होगा। पहले आपका वन तरह से होगा, फिर आपका दूसरी तरह से होगा, तो दैट इज कॉल्ड डुअल साइकिल इंजन। तो डुअल साइकिल पे काम कर रहे जो इंजन उनको हम डुअल साइकिल इंजन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम किस तरह से आपका, जैसे आपके सिंपली बाइक में अगर आप देखें तो बाइक में अगर फिन्स लगे होते हैं,
तो ये क्यों लगाया जाए, ताकि हीट का सरफेस एरिया बढ़ा सके, ताकि आपका सरफेस इंजन का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ताकि वो हीट का इंट्रैक्शन ज्यादा से ज्यादा करे, हीट ट्रांसफर ज्यादा हो। तो जब हम बाइक चलती है या व्हीकल आपका मूव करता है तो आगे की तरफ लगे हुए हैं, तो इसके अंदर हवा आप आ रही है, हवा ज्यादा आएगी स्पीड से, इस वजह से आपको क्या होगा, एयर कूल सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। तो एयर कूल सिस्टम, अगर आप बस या ट्रक्स की बात करें या कार्स की बात करें तो उसमें पास में कूलेंट यूज करते हैं हम। तो कूलेंट क्या होता है, सर्कुलेट करता है इंजन की चारों तरफ, जो जैकेट बनी होती है उसमें, इस वजह से आपको जो हीट ट्रांसफर होगा, मतलब आपको जो कूलिंग करनी है, आप यहाँ पे प्रोसेस भी देख सकते हैं। प्रोसेस जो आपका 4 से 1 है, तो 4 से 1 में हीट रिजेक्ट करनी है, तो हीट रिजेक्ट कैसे की जाएगी उसके लिए हमने ये कूलिंग सिस्टम लगाया होता है। तो अगर आपका एयर कूलिंग सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड एयर कूल्ड इंजन, और अगर आपका वाटर कूलिंग सिस्टम लगाया तो वाटर कूल्ड इंजन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर कितने होते हैं, अगर आपको ज्यादा पावर डेवलप करनी होती है या फिर आपको कंटिन्यूअस पावर अचीव करनी होती है कम से कम फ्लक्चुएशन की वजह से, उस केस में हम मल्टी सिलेंडर इंजन यूज करते हैं। तो सिंपली अगर हम बात करें तो सिंगल सिलेंडर इंजन जो आप पहले हम यूज करते थे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सिंगल सिलेंडर इंजन यूज करते थे, यूज बोलते हैं सिंगल सिलेंडर इंजन, जिसमें केवल एक ही सिलेंडर आपका लगा होता है, वो आपको पावर प्रोवाइड करोगा आपके शाफ्ट के ऊपर। बट अगर आपका 2 है, 3 है या 4 है या 6 है या 18 है, तो इस तरह से आप मल्टी सिलेंडर्स आप यूज कर सकते हो। तो मल्टी सिलेंडर इंजन हम यूज करते हैं। इसमें फिर फायरिंग ऑर्डर, यहाँ पे एक टर्म आ जाती है फायरिंग ऑर्डर। फायरिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपकी जो फायरिंग हो रही है, इग्निशन जो हो रहा है अलग अलग सिलेंडर में, वो किस क्रम में हो रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो 1 3 4 2, ये मैंने एक फायरिंग ऑर्डर बनाया है। इसमें जितनी कितने डिजिट है, 1 2 3 4, मतलब टोटल 4 डिजिट है। तो 4 डिजिट के मतलब 4 सिलेंडर के बारे में बात की जा रही है। तो इसका मतलब 4 सिलेंडर इंजन है। कौन सा है, 4 सिलेंडर आपका इंजन है। 4 सिलेंडर किसी कार का इंजन है जिसमें 4 सिलेंडर लगे हुए हैं। अगर मैं पहले बात करूँ तो इग्निशन पहले कहाँ पे होगा, 1 के ऊपर होगा, उसके बाद में 3 के ऊपर होगा, फिर 4 के ऊपर होगा, फिर 2 के ऊपर होगा। मतलब कि इस सिलेंडर में क्रम क्या रहने वाला है, इग्निशन का, कंबस्टन प्रोसेस का, या किसी भी एक प्रोसेस की मैं बात हूँ। कंप्रेशन की बात कर लेता हूँ, कंप्रेशन से पहले 1 में होगा, फिर उसी क्रम के बाद में फिर आपका 3 पे होगा, फिर 4 पे होगा, फिर 2 पर होगा। इसी तरह से पावर भी आपकी जो डेवलप होगी 1 के ऊपर पहले होगी, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 2 पे, इस तरह से। तो दिस इज कॉल्ड फायरिंग ऑर्डर, इनको हम बोलते हैं फायरिंग ऑर्डर। सिंपली जो इग्निशन का ऑर्डर होता है, कंबस्टन का जो ऑर्डर होता है, वो किस क्रम में होता है। स्पार्क प्लग अगर लगे हुए हैं इनमें, तो स्पार्क प्लग उसी तरह से अरेंज होते हैं ताकि सबसे पहले आपका किस तरह से हमारा क्या करेंगे, फायरिंग करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड फायरिंग इंजन। तो ये जो है हमारे पास में सिंगल सिलेंडर हो गए, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, आपका 8 सिलेंडर, 16 सिलेंडर, 18 सिलेंडर, इस तरह से आपके मल्टी सिलेंडर्स इंजन आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं, कंपोनेंट में इसलिए बताऊं ताकि आपको पूरी वर्किंग समझ में आ जाए। आगे मुझे वर्किंग बतानी है, वर्किंग के बाद फिर हम साइकिल के ऊपर चलने वाले हैं। तो सिलेंडर की अगर बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे यहाँ पे आईसी में जो मेन आपका है वो आपका सिलेंडर होता है, मेन कंपोनेंट सिलेंडर होता है। तो यहाँ पे सिलेंडर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका सिलेंडर लगा हुआ है जिसके अंदर पिस्टन आपकी मूव कर रही होगी। सिलेंडर और सिलेंडर ब्लॉक, ऊपर वाला जो आपका एरिया है इसको सिलेंडर हेड बोलते हैं। नीचे आपका सिलेंडर है वो जिस ब्लॉक में बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड सिलेंडर ब्लॉक। उसके ऊपर का जो हिस्सा है जहाँ पे आप यहाँ पे वाल्व देख रहे हो, वाल्व देख रहे हैं, स्पार्क प्लग लगा हुआ है, ये सब एरिया देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड सिलेंडर हेड। पिस्टन जो है यहाँ पे मूव कर रही है, आपका पिस्टन लगी हुई है। उसके बाद में पिस्टन के ऊपर जो रिंग्स लगी हुई है, पिस्टन के ऊपर रिंग्स लगी होती हैं इस तरह से, पिस्टन रिंग्स बोलते हैं उनको, जो कि स्टार्टिंग में आपकी कंप्रेशन के लिए यूज होती है और साथ साथ में आपका लुब्रिकेशन के लिए भी यूज होती है। तो टोटल इनके 3 होती है हमारे पास में, ऊपर की 2 हैं वो आपकी कंप्रेशन रिंग्स कही जाती है, नीचे वाली जो है वो लुब्रिकेटिंग रिंग्स हमें कही जाती है। उसके बाद में कनेक्टिंग रोड, यहाँ पे पिस्टन का जो नीचे का हिस्सा जा रहा है, ये रोड है, ये आपका नीचे की तरफ को जो जा रहा है वो आपका कनेक्टिंग रोड होता है। इसका जो स्मॉलर साइज होता है, स्मॉलर साइज का जो सेक्शन होता है, ये स्मॉलर एंड जो होता है वो आपका पिस्टन की तरफ होता है, जो बिगर एंड होता है वो आपका क्रैंक की तरफ होता है। नीचे हम देखते हैं क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट यहाँ पे देखने को मिलती है। क्रैंक की दूसरा वाला पार्ट जो मैंने छोटा सा यहाँ पे बना के दिखाया, ये आपका क्रैंक है। वो क्रैंक का जो नीचे वाला हिस्सा है वो फोर्ज होता है आपकी क्रैंक शाफ्ट के ऊपर। तो क्रैंक शाफ्ट उसके साथ में लगी हुई होती है, इनबिल्ट ही उसमें होती है क्रैंक केस, जहां पे आपका क्रैंक मूव कर रहा होता है, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है। सिंपली यहाँ पे अगर आप देखें तो पिस्टन आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है और आपका क्रैंक जो है वो रोटरी मोशन कर रहा है। यहाँ पे कन्वर्जन होता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन का रोटरी मोशन में। तो जहां पे आपका रोटेशन हो रहा है, किसका, क्रैंक का रोटेशन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्रैंक केस। तो उसको हम क्रैंक केस बोल दिया है। उसके बाद सम्प जो है, नीचे का जो एरिया है, यहाँ पे एक सम्प है जहाँ पे आप लुब्रिकेशन आप इकट्ठा करे होते हैं, लुब्रिकेशन ऑयल इकट्ठा होता है, जो कि आपका स्प्लैश मेथड से या फिर प्रेशराइज मेथड से, डिफरेंट मेथड्स होते हैं लुब्रिकेशन के, उस मेथड से लुब्रिकेशन सिस्टम इसमें लगा होता है, जो कि जहां भी आपके मूविंग पार्ट्स हैं, जहां पे भी आपकी मोशन हो रही है, रिलेटिव मोशन हो रही है, वहां पे आपको फ्रिक्शन को कम से कम करने के लिए, वियर को कम से कम करने के लिए हमारा लुब्रिकेशन यूज करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड सम में ऑयल भरा होता है। उसके बाद बात करते हैं स्पार्क प्लग और इंजेक्टर।
इंजन के अंदर या तो स्पार्क प्लग लगा होगा या इंजेक्टर लगा होगा। अगर हमारे पास में डुअल इंजन है या डुअल साइकिल वेस्ट इंजन है, उनमें दोनों चीज होती है, स्पार्क प्लग भी होता है, इंजेक्टर भी होता है। जनरली हम जो देखते हैं, अगर आपका ऑटो या डीजल के ऊपर बेस है तो उसमें या तो अगर ऑटो है तो स्पार्क प्लग लगा होगा, और अगर आपका डीजल है तो उसमें इंजेक्टर लगा हुआ होता है। इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं, ऊपर की साइड में यहाँ पे लगा हुआ होगा। इन्हें आप देख सकते हैं, क्रैंक पिन और गजन पिन। तो क्रैंक पिन यहाँ पे नजर आई जो क्रैंक के ऊपर लगी हुई है, क्रैंक और कनेक्टिंग रोड को जोड़ने के लिए, दैट इज कॉल्ड क्रैंक पिन। और अगर आप गजन पिन की बात करें तो पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को जोड़ने के लिए जो लगी हुई है, दैट इज कॉल्ड गजन पिन। तो यहाँ पे हम दोनों के नाम, यहाँ पे गजन पिन को आप पिस्टन पिन भी बोल देते हैं, पिस्टन पिन गजन पिन इसी का नाम है हमारा। आगे बात करते हैं इनलेट सक्शन और एक्सटर्नल वाल। तो इनलेट की अगर बात करें तो यहाँ पे इनलेट मैनिफोल्ड से आपका जो एयर है, या फिर अगर आपका मिक्सचर की बात करें तो वहाँ पे आपका फ्यूल और एयर का मिक्सचर है, वो आपका इनलेट होता है, दैट इज का इनलेट सेक्शन। और एग्जॉस्ट वाल यहाँ पे हमारे लगे हुए हैं। तो इनलेट वाल ये लगा हुआ है और एग्जॉस्ट वाल हमारे पास में ये लगा हुआ है। तो दोनों चीजें हमारे पास में अवेलेबल होती हैं। उसके बाद में सेक्शन और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगे होते हैं, जहां जिस ट्यूब से, जिस पाइप से आपका इन होता है एयर, और आपका जो कंबस्शन के लिए हमारे पास में एयर की आवश्यकता होगी, साथ में फ्यूल की आवश्यकता होगी, वहां पर इनलेट होगा। ऐसे ही आपका जो बर्न गैसेज होगी उनको एग्जॉस्ट करने के लिए, साइलेंसर तक भेजने के लिए जो आपको पाइप लगा हुआ, दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। इसके बाद में कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर पंप भी हमारे पास में लगे होंगे। कार्बोरेटर का मेन काम होता है, ये आपका ऑटो साइकिल में मिलेगा, ऑटो साइकिल बेस इंजन में मिलेगा, मतलब पेट्रोल इंजन में हमें मिलेगा, जहां पे एयर और फ्यूल का मिक्सचर आपका हो रहा होगा। फ्यूल इंजेक्टर पंप है वो केवल तब लगा होगा जब आपका इंजेक्टर लगा होगा। तो इंजेक्टर को हाई प्रेशराइज का फ्यूल इन करने के लिए जो लगे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड फ्यूल इंजेक्टर पंप। तो फ्यूल इंजेक्टर पंप प्रोवाइड कराता है। तो इंजन में या तो कार्बोरेटर लगा होगा या फ्यूल इंजेक्टर पंप आपका लगा हुआ होगा। आगे बात करते हैं वर्किंग ऑफ द 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। सबसे पहले वर्किंग में बता रहा हूँ पेट्रोल इंजन की। तो पेट्रोल इंजन में सबसे पहले जैसे मैंने 4 प्रोसेस आपको बताए थे, 4 प्रोसेस कौन कौन से हैं? आपका सक्शन है, फिर आपका हीट एडिशन होगा, उसके बाद में एक्सपेंशन होगा, देन एग्जॉस्ट होगा। ये चारों प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो पिस्टन है, पिस्टन की मूवमेंट के हिसाब से इसको हम बताते हैं, क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं, 4 स्ट्रोक। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 4 स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक का मतलब 4 स्ट्रोक आपकी होंगे, तो हर एक स्ट्रोक में एक प्रोसेस आपका हो रहा होगा। इसलिए यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं 4 आपके बने हुए। सबसे पहले बात करते हैं सक्शन और इनलेट स्ट्रोक। इसमें आपका बॉटम डेड सेंटर नीचे से आपका टॉप डेड सेंटर ऊपर की तरफ को पिस्टन मूव करता है। पिस्टन मूव्स फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू द टॉप डेड सेंटर एंड द इनलेट वाल्व इज ओपन एंड आउटलेट वाल्व इज क्लोज्ड। इनलेट वाल्व ओपन होगा तो वहां से कार्बोरेटर की तरफ से आपका इनलेट मैनिफोल्ड, इनलेट वाल्व ओपन ही है, इनलेट मैनिफोल्ड से होते हुए एयर और किसका मिक्सचर आएगा, फ्यूल का। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पेट्रोल इंजन, तो पेट्रोल इंजन के अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर आ रहा है, कार्बोरेटर से आ रहा है, तो वहां पे इन होता है। तो यहाँ पे सिलेंडर के अंदर इन हो जाएगा। उसके बाद में जब ऊपर पहुंच जाएगा आपका कंप्रेशन आपका होगा। कंप्रेशन के बाद में यहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रोक आपको देखने को मिलेगा। तो कंप्रेशन स्ट्रोक जो आपका होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक में कंप्रेस करेंगे तो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पे जाएगा। इससे पीछे जो मैंने आपको भी बताया सक्शन स्ट्रोक, तो सक्शन स्ट्रोक में टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर जाएगा और आपका इनलेट वाल्व ओपन हो। तो ड्यू टू द वैक्यूम, वैक्यूम क्रिएट होगा, ऊपर से नीचे जाने की वजह से वहां पे वैक्यूम क्रिएट होगा, वहां पे स्पेस प्रोवाइड होगा और वहां से तब आप सक्शन करेंगे, सक्शन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज मैंने आपको बताया। कंप्रेशन को मैं फर्स्ट आपका प्रोसेस नहीं मान रहा, पहले में आपका जो सक्शन है, सक्शन स्ट्रोक को मैं यहाँ पे मान रहा हूँ। तो सक्शन स्ट्रोक जो है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर इनलेट वाला आपका ओपन होगा, एयर और फ्यूल का मिक्सचर आपका इनलेट होगा कार्बोरेटर से इनलेट मैनिफोल्ड से होते हुए। कंप्रेशन स्ट्रोक दोनों वाल्व हमारे क्लोज हो जाएंगे, इनलेट वाल्व भी और एग्जॉस्ट वाल्व भी, दोनों वाल्व क्लोज हो जाएंगे। पिस्टन जो मूव करेगा अब यहाँ पे जो है तो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मोशन करेगा और कंप्रेशन प्रोसेस आपका होगा, क्योंकि वो आपका जो फ्यूल है वो आपका इन बिटवीन रहेगा और जब पिस्टन आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा तो वहां पे कंप्रेशन आपका हो जाएगा। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में कंप्रेस हो जाएगा। एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक में इसी समय पे हमें क्या होगा, हीट एडिशन का प्रोसेस हमारा रहने वाला है। यहीं पर आपका हीट एडिशन आपका हो जाएगा। हीट एडिशन के समय पे क्या होगा, स्पार्किंग प्लग लगा होगा, स्पार्क प्लग लगा होगा। स्पार्क करने के लिए वहां पे स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग से आपका पूरी तरह से एकदम से कंबस्शन आपका प्रोसेस हो जाएगा। कंबस्शन के बाद आपका एकदम से जो आपका एक्सप्लोजन होगा फ्यूल के कारण, तो फ्यूल के एक्सप्लोजन के कारण एक थ्रस्ट लगेगी, फोर्स लगेगी जो कि पिस्टन को डाउनवर्ड मोशन करने की चाहेगी। तो पिस्टन फिर डाउनवर्ड मोशन करेगा। यहाँ पे जो मोशन होगी उसे फ्लाईव्हील से एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विशेष अगर मैं बात करूं, जैसे कि पिस्टन को आपको मूव कराना था अपवार्ड से डाउनवर्ड और यहाँ पे कंप्रेशन में डाउनवर्ड से अपवर्ड मोशन करानी थी, उन दोनों केसेस में क्या था, हमारे पास में फ्यूल की आवश्यकता थी। तो हमारी जो मोशन की आवश्यकता पड़ रही है वो हमें फ्लाईव्हील प्रोवाइड कराता है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे
खुद ब खुद आपका नीचे की तरफ को डाउनवर्ड मोशन आपको देखने को मिलती है, डाउनवर्ड मोशन आपका करता है। उसकी दिस इज कॉल्ड पावर स्ट्रोक। यहाँ पावर डेवलप होती है। इग्निशन, स्पार्क इग्निशन जो है वो इनिशियल फेज में ही होता है, इसी फेज में स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वहां पे है। और एक्सपेंशन आपका होगा तो फ्यूल जो आपका कंबस्शन होगा, कंबस्शन से आपका फ्यूल का एक्सपेंशन होगा, बर्न गैसेस एक्सपेंड करेंगी और आपकी थ्रस्ट के कारण फोर्स नीचे की तरफ को डाउनवर्ड मोशन में लगेगी। एग्जॉस्ट स्ट्रोक बाद में जो भी आपकी बर्न गैसेस है उनको बाहर आउट करने के लिए हमारे पास में एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा, जो बर्न प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर की तरफ को एग्जॉस्ट हो जाएंगे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से होते हुए। इस तरह से आपका पूरा का पूरा प्रोसेस हमारे पास में ये रहने वाला है। यही चीज अगर मैं बात करूं फोर स्ट्रोक की बात करता हूं, पर डीजल इंजन की बात करता हूं, डीजल इंजन में चेंज होगा बस ये हो जाएगा कि यहाँ पे इंजेक्टर लगा होगा, फ्यूल इंजेक्शन पंप होगा और फ्यूल इंजेक्टर पंप के बाद में इंजेक्टर आपका लगा होगा। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये चीज हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इनलेट आपका कंडीशन है, इनलेट कंडीशन है, उस केस में हमें देखते हैं कि हमारे पास में इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा, वो सेम वही रहना है सक्शन के लिए। तो सक्शन में सबसे पहले क्या होगा, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे जाना पड़ेगा और वहां पर फिर यहाँ पे जो वैक्यूम बना है, वैक्यूम के कारण हमारे पास में इन होगा। इन क्या चीज होगी, क्योंकि यहाँ पे केवल क्या रहने वाली, एयर रहने वाली है। फ्यूल जो इन होगा वो इंजेक्टर से होने वाला है, तो यहाँ पे मिक्सचर नहीं आएगा, केवल एयर आएगी, क्योंकि हम डीजल ही पढ़ रहे हैं। तो डीजल में आपके पास में एयर जो है केवल एयर फिल्टर से होते हुए इन करेगी इनलेट मैनिफोल्ड में, और वहां पे क्या होगा, फिर वो इन हो जाएगा, तो इनलेट वाल्व से होते यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा या नेक्स्ट जो आपका स्ट्रोक रहेगा वो आपका कंप्रेशन स्ट्रोक रहने वाला। कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों वाल्व हमारे क्लोज रह जाएंगी और डाउनवर्ड से आपका ऊपर की तरफ को मोशन होगी, मतलब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मोशन करेगा आपका पिस्टन, और यहाँ पे आपका कंप्रेशन प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद में बोथ वाल्व्स आर क्लोज्ड, दोनों वाल्व हमारे क्लोज रहेंगे। फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल को इन किया जाएगा, तो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर पंप ऑपरेट होगा, फ्यूल अंदर आएगा, फ्यूल इंजेक्टर के होते हुए वो ऑटोमाइज हो जाएगा। ऑटोमाइज का मतलब वेपोराइज कंडीशन में एक स्प्रे फॉर्म में आपका आएगा, इन होगा इंजेक्टर से। यहाँ पे जो हाई टेम्परेचर डेवलप हुआ था कंप्रेशन के कारण, वहां पे अब क्या हो जाएगा, उस हाई टेम्परेचर की एयर के ऊपर आपका फ्यूल इन होगा। यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे पावर डेवलप हो जाएगा, इग्निशन हो जाएगा, फ्यूल का इंजेक्शन हो जाएगा और साथ साथ में एक्सपेंशन और पावर आपकी डेवलप होगी। पावर इसलिए से डेवलप होगी क्योंकि एक्सप्लोजन होगा, बर्न गैसेस बनेंगी, तो बर्न गैसेस अपनी फोर्स प्रोवाइड करेंगी पिस्टन को, पिस्टन डाउनवर्ड मोशन करेगा, तो डाउनवर्ड मोशन अपने आप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ को। उसके बाद में जब पूरा प्रोसेस हमारे पास में हो जाएगा, कंबशन आपका हो जाएगा, उसके बाद में एग्जॉस्ट करेगा, तो यहाँ से फिर एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा। एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होके फिर आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से साइलेंसर होते हुए सराउंडिंग में आपकी बर्न गैसेस चली जाएंगी और फिर आपका पूरा क्लोज ये हो जाएगा। इसी में अगर मैं टू स्ट्रोक की बात करूँ, तो टू स्ट्रोक में जो प्रोसेस आपके रहने वाले हैं तो दो प्रोसेस में आप सेम ही रहते हैं। एक तो हमारे पास में क्या होगा, आपका इन होगा जो कि फ्यूल इंजेक्ट आपका जो फ्यूल है वो फ्यूल इनलेट वाल्व से इन होगा, साथ साथ में कंप्रेशन, आपके दो प्रोसेस होते हैं। उसके बाद में एक्सपेंशन की अगर बात करूं तो एक्सपेंशन और आपका एग्जॉस्ट ये दोनों एक ही स्ट्रोक में आपके होते हैं। तो ये जो है आपका सिंपली ये बात करो कि आप वन स्ट्रोक बन जाते हैं। टू स्ट्रोक की बात करो, ये आपका सेकंड टू स्ट्रोक बन जाते हैं। दोनों प्रोसेस आपके होंगे केवल दो ही स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाते हैं, चार के चार प्रोसेस। तो दैट इज कॉल्ड टू स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक इंजन में या फिर इसमें भी हमें देखने को मिलती है स्कैवेंजिंग एक प्रोसेस आती है। स्कैवेंजिंग का मतलब ये होता है जब हमारे पास में इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व दोनों अगर हमारे पास में ओपन हो गए, अगर हमारे पास में दोनों वाल्व ओपन हो जाएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, स्कैवेंजिंग प्रोसेस बोलते हैं। स्कैवेंजिंग प्रोसेस का मतलब ये होगा कि आपकी फ्रेश जो एयर आ रही है या फिर फ्रेश जो चार्ज आ रहा है, सिंपली चार्ज बोलते हैं, चार्ज मतलब एयर और आपका फ्यूल का मिक्सचर होगा, तो दोनों हमारे पास में एक साथ आएंगे और जो बर्न गैसेस आपकी होंगी वो उस समय पे एग्जॉस्ट वाल्व भी खुला होगा। मैंने आपको बताया दोनों वाल्व खुले हैं, तो एग्जॉस्ट वाल्व भी आपका खुला होगा, तो उस समय पे क्या होगा, वो चार्ज आपको पुश करेगा ताकि हमारे पास में एग्जॉस्ट जो है वो और ज्यादा एफिशिएंट हो जाए। तो जनरली ये टू स्ट्रोक में ही देखने को मिलता है। टू स्ट्रोक में पिस्टन के ऊपर क्राउन भी आपका लगे होता है ताकि स्कैवेंजिंग के इफेक्ट को और ज्यादा बढ़ा दे। तो ये प्रोसेस हमें टू स्ट्रोक देखने में मिलता है। टू स्ट्रोक इंजन में ये देखने को हमें आसानी से मिल जाता है। फिर बात करूँ टर्मिनोलॉजी की, आईसी इंजन में कौन कौन सी चीजें हमें डिस्कस करते हैं, कौन कौन सी चीजें हमारे पास में होती हैं, उनको हम बात करते हैं। अगर पीछे में कंपोनेंट की बात, कंपोनेंट मैंने सभी बता दिए हैं। कंपोनेंट के बाद में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि सिलेंडर बोर। तो सिलेंडर बोर की अगर बात करें तो ये आपका सिलेंडर है। सिलेंडर का जो इंटरनल डाया होता है, सिलेंडर का जो इंटरनल डाया होता है उसको सिंपली हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिलेंडर बोर की, तो सिलेंडर बोर में जो इंटरनल मेरे पास में डायमीटर रहने वाला है, इंटरनल डाया जो है मेरे पास में रहने वाला है सिलेंडर का,
सिलेंडर के इंटरनल डाया को, उसका जो मेजरमेंट है दैट इज कॉल्ड सिलेंडर बोर, दैट सिलेंडर एरिया। अगर उसी एरिया को मैं क्या ले लेता हूँ, तो डायमीटर के हिसाब से जो मैं एरिया लेता हूँ, जो कि मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा सिलेंडर का, इंटरनल डाया को मानते हो, तो दैट इज कॉल्ड पिस्टन एरिया। द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ द डायमीटर इक्वल टू द सिलेंडर बोर। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिलेंडर के अंदर हमारे पास में सिलेंडर लाइनिंग आपकी लगी हुई होती है। इसका मतलब ये है कि सिलेंडर का इंटरनल डाया आपको लेना है। सिलेंडर का इंटरनल डाया से मतलब होगा लाइनिंग का अंदर का एरिया, और वहां पे जो है पिस्टन जो है उसके अंदर मूवमेंट होगा, तो वहां पे कुछ में आपका डिफरेंस रहता है, जो कि कंपनसेट करने के लिए मैंने अभी आपको बताया थी पिस्टन रिंग्स लगी होंगी। तो पिस्टन रिंग्स का काम ही होता है कि बीच का जो गैप रह रहा है, या लीकेज ना हो, जो कंबशन प्रोडक्ट्स आपके हो रहे हैं जब हाई प्रेशर में जाएंगे तो वहां पे लीकेज ना हो, इस वजह से वहां पे क्या दिया, थोड़ा सा गैप तो देना ही पड़ेगा, तभी आपका मूवमेंट हो पाएगा। तो ये जो आपका इंटरनल डाया है वो आपका लाइनिंग के अंदर का आपका डायमीटर रहने वाला है, और जो एरिया होगा वो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा। और डाया क्या लेंगे आप, डी लेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी उसी हिसाब से आपका 5/4 डी स्क्वायर के हिसाब से आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। कैपिटल डी की बात करो तो कैपिटल डी यहाँ पे आ जाएगा। स्ट्रोक जो है मैंने आपको बताया था टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर या फिर बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रोक जो है वो टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच की आपकी जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास में स्ट्रोक रहने वाला है। टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस रहने वाली है वो हमारे पास में स्ट्रोक रहेगी। टॉप डेड सेंटर जो अपर एक एक्सट्रीम पॉइंट है वो पिस्टन, तो पिस्टन मैक्सिमम कितना और सबसे ऊपर जा सकता है, दैट इज कॉल्ड टॉप डेड सेंटर। अगर यही आपका हॉरिजॉन्टल सिलेंडर आपका होता तो दिस इज कॉल्ड इनर डेड सेंटर, इसे हम इनर डेड सेंटर बोलते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं आगे तो मेरे पास जो वैल्यू मिलेगी बॉटम डेड सेंटर, लोवेस्ट पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द पिस्टन टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड कितना मिनिमम जा सकता है आपका पिस्टन सिलेंडर के अंदर, दैट इज कॉल्ड, दैट पॉइंट इज कॉल्ड बॉटम डेड सेंटर। और अगर आपका हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है तो आउटर डेड सेंटर को हम क्या मानते हैं, बॉटम डेड सेंटर मानते हैं। क्लियरेंस रेशियो, क्लियरेंस वॉल्यूम, तो बात करते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम की। मैंने आपको सिलेंडर बताया था कि सिलेंडर में जब कंप्रेशन हम करते हैं तो कंप्रेशन में पिस्टन ऊपर की तरफ को मूव करता है, पर बिल्कुल वो टच नहीं करता आपके सिलेंडर का जो ऊपर जहां पे आपका स्पार्क प्लग या फिर इंजेक्टर लगा है उस एरिया को बिल्कुल टच नहीं कर रहा, थोड़ा सा गैप वहां पे रह जाता है। मतलब टॉप डेड सेंटर जो है वो सिलेंडर का अपर मोस्ट पॉइंट नहीं है, उससे थोड़ा सा नीचे आपका रहने वाला है। इस वजह से यहाँ पे जो मिलेगा वो क्लियरेंस वॉल्यूम मुझे मिलता है। तो क्लियरेंस वॉल्यूम वो वॉल्यूम होगा जो कि पिस्टन के टॉप डेड सेंटर में रहने के कारण और उसके बाद जो आपका सिलेंडर हेड के बीच में रहे वो डिस्टेंस आपकी रहने वाली है, उसके बीच में जो वॉल्यूम है दैट इज कॉल्ड क्लियरेंस वॉल्यूम। अब इसके बाद में जो हमारे पास में टर्म आती है वो स्वेप्ट वॉल्यूम की आती है। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है, जैसे कि आपका पिस्टन मूव कर रहा है तो पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर गया है या फिर बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर गया है, तो दोनों के बीच में जब वो मूवमेंट हो रही है, जब ट्रेवल कर रहा है तो ट्रेवल के समय में कितना वॉल्यूम स्वेप किया जाए, कितना वॉल्यूम स्पेस को घेरा के आपको जो मोशन हो रही है वो कितना एरिया है, दैट इज कॉल्ड स्वेप्ट वॉल्यूम। इट इज अ वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द पिस्टन मूविंग बिटवीन टॉप डेड सेंटर टू द बॉटम डेड सेंटर एंड इट इज डिनोटेड बाय द वीएस। अगर मैं वीएस की यहाँ पे बात करूँ तो वीएस की जो मल्टीप्लाई करके आएगा ये आपका जो एरिया है पिस्टन एरिया की अगर स्ट्रोक लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, वीएस आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों टर्म में यूज करने वाला हूँ, क्लियरेंस वॉल्यूम भी और आपका स्वेप्ट वॉल्यूम भी। आगे बढ़ते हैं, अब मैं बात करता हूँ सिलेंडर वॉल्यूम की। सिलेंडर वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम रहने वाला है कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है हमारे पास में, तो उसमें हमारे पास में दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब कि क्लियरेंस वॉल्यूम पिस्टन के ऊपर का जो वॉल्यूम है वो साथ साथ में स्वेप्ट वॉल्यूम जो कि पिस्टन मूव करते हुए जितना वॉल्यूम स्वेप्ट कर रहा है, दोनों वॉल्यूम को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मेरे पास में क्या बनता है, टोटल वॉल्यूम बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड सिलेंडर वॉल्यूम। अगर मैं कंप्रेशन रेशियो की बात करता हूं तो हमेशा याद रखना, अब जैसे मैं ऑटो साइकिल का डेरिवेशन कराऊंगा, डीजल का, डुअल का, इनका कराऊंगा, तो आपको एक चीज को बहुत ध्यान रखना है कि आपका अगर कोई भी प्रोसेस आपका हो रहा है और उस प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी मैं रेशियो लिख रहा हूँ, जनरली वॉल्यूम रेशियो लिख रहा हूँ, तो जो बिगर वॉल्यूम आपका आएगा वो आपको ऊपर रखना है, एज ए न्यूमरेटर रखना है, और जो आपका वॉल्यूम स्मॉलर रहेगा वो आपको डिनोमिनेटर की तरह रखना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कंप्रेशन रेशियो कंप्रेशन प्रोसेस के ऊपर आ जाएगा। तो कंप्रेशन प्रोसेस के टाइम पर जो आपके वॉल्यूम चेंज होगा, मतलब कि कंप्रेशन से पहले वॉल्यूम ज्यादा होगा, कंप्रेशन के बाद में वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इस तरह से अगर मैं देखता हूं तो अगर आपका बॉटम डेड सेंटर पे है, बॉटम डेड सेंटर से कंप्रेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद पिस्टन मूव ऊपर की तरफ करेगा, टॉप डेड सेंटर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे क्लियरेंस वॉल्यूम तक आपका रह जाएगा। तो ये जो वॉल्यूम आपका चेंज हुआ है तो बिगर वॉल्यूम कितना रहने वाला है, टोटल वॉल्यूम आपका होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरेंस वॉल्यूम हुआ होगा साथ में स्वेप्ट वॉल्यूम भी दोनों ऐड हो गए होंगे। तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास में क्या रहने वाला है, ऊपर रहने वाला है, जो कि आपका सिलेंडर वॉल्यूम है। डिवाइड में क्या होगा, जो स्मॉल वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में कंप्रेशन के बाद, सो इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। तो ये फॉर्मूला हमारे पास में आ जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम व्हेन द पिस्टन इज एट बॉटम डेड सेंटर, मतलब टोटल सिलेंडर वॉल्यूम लेना है मुझे,
to the volume when the piston is at top dead center, that is volume of the clearance volume. So it is denoted by R. R से हम इसको डिनोट कर देते हैं, R is equal to V upon VC, और V हमारे पास में क्या हो जाएगा, स्वेप्ट वॉल्यूम और साथ साथ में कंप्रेशन वॉल्यूम को दोनों को ऐड करके आ जाएगा, ये आपके पास। इसके साथ साथ में क्लियरेंस रेशो और है, क्लियरेंस रेशो के टर्म में वाली चीज नहीं है, क्लियरेंस रेशो अलग चीज है हमारे पास में। जब भी प्रोसेस की बात होगी तो प्रोसेस के लिए हमें वॉल्यूम ऊपर रखना है, जो आपका बिगर वॉल्यूम होगा, और डिनोमिनेटर आपको कम वॉल्यूम रखना है, बट क्लियरेंस रेशो में ऐसा नहीं है। इट इज द रेशो ऑफ द क्लियरेंस वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। तो स्वेप्ट वॉल्यूम का कितना परसेंट या फिर स्वेप्ट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कितने रेशो के हिसाब से हमारे पास में आपका जो क्लियरेंस वॉल्यूम रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, मतलब कि क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम, ये हमारे पास में फॉर्मूला रहने वाला है, जो कि मेरा क्लियरेंस रेशो को शो करेगा। इसी टर्म को अगर मैं यूज करता हूँ यहाँ पे, अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपके पास आर जो आएगा, आर यहाँ पे आप देख सकते हो, आर बराबर वी अपॉन वीसी है। वी को आप, जो कि आपका सिलेंडर वॉल्यूम है, वीसी प्लस वीएस लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय वीसी हमारे पास हो जाएगा। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ वीसी से, तो मेरे पास जो बनेगा 1 प्लस वीएस अपॉन वीसी, और वीएस अपॉन वीसी आपका क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम का अपोजिट तो है, रेसिप्रोकल ही तो है, तो इसको मैं रिवर्स करके लिख देता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन सी, जहाँ पे स्मॉल सी क्या है, आपका क्लियरेंस रेशो है। तो क्लियरेंस रेशो अगर आपको पता है तो आप कंप्रेशन रेशो निकाल सकते हैं, कंप्रेशन रेशो अगर आपको पता है तो आप क्लियरेंस रेशो निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन इसका आता भी एग्जाम में, तो वो जनरली आपको क्या देता है, क्लियरेंस रेशो देता है, फिर वो कंप्रेशन रेशो नहीं देता। कंप्रेशन और आप इस मामले से आप निकाल सकते हैं, जहां पे आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन सी, सी आपका क्या है, क्लियरेंस रेशो है। तो इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास में टर्म आ रही है वो है हमारे पास में प्योर सब्सटेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्योर सब्सटेंस के ऊपर पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बात की, वर्किंग फूड जो मेरे पास में एयर है, आइडियल गैस है, और एयर और आइडियल गैस को हम सिंपली क्या मानते हैं, प्योर सब्सटेंस मानते हैं। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द होमोजीनियस एंड इनवेरिएंट इन केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। कोई सा भी मास हम इसके ले लें, कोई सा भी आपका वॉल्यूम ले लें, उस वॉल्यूम के अंदर जो भी आपका मास रहने वाला है वो होमोजीनियस होने वाला है किसी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, और साथ साथ में केमिकल इनवेरिएंट होना है, केमिकली तो सेम रहना चाहिए। जैसे मैं बात करता हूं अगर आपकी एयर की, तो एयर के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है वो 21% आपकी ऑक्सीजन है और 78% नाइट्रोजन है, और भी जो आपके कंपोनेंट है वो आपके लगभग सभी जगह पे यही रेशो में हमारे पास में रहते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि केमिकल कंपोजिशन इसकी सेम है, होमोजीनियस है। ये भी मान रहा हूं मैं, नॉर्मल कंडीशंस में अगर हम नॉर्मल एरिया कंसिडर करते हैं, तो उस एरिया में अगर हम बात करते हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर लगभग आपका एक से ही रह रहे हैं, और उसके साथ साथ में हमारे पास जो है होमोजीनियस कंडीशन में देखने को मिलती है, मतलब डेंसिटी जो है लगभग वो आपकी सेम रह रही है। तो दिस इज कॉल्ड ए प्योर सब्सटेंस। एग्जांपल एटमॉस्फेरिक एयर को हम ले सकते हैं, स्टीम वाटर। ध्यान रखें, स्टीम और वाटर, वाटर को ही अगर आप वेपराइज करें तो स्टीम बन जाती है, तो उनका मिक्सचर जो है वो आपका हो सकता है, बट अगर स्टीम और एयर का मिक्सचर करें तो वो आपका होमोजीनियस नहीं होगा, वो आपका प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। एंड कंबशन प्रोडक्ट ऑफ द फ्यूल, फ्यूल का अगर कंबशन प्रोडक्ट की मैं बात करता हूँ, जो कि इसमें हमें देखने को मिलेगा सिलेंडर के अंदर जब आपका कंबशन होगा, तो उनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं प्योर सब्सटेंस की तरह। टू प्रॉपर्टी रूल क्या कहता है, ये हमें आपको क्यों समझा, क्योंकि आगे हमें साइकिल्स बना के दिखानी है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, ये आपको बना के दिखानी है, इसलिए मैं आपको ये टू प्रॉपर्टी रूल बता रहा हूँ। टू प्रॉपर्टी रूल का मतलब ये है कि कोई भी अगर आपका प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस के लिए उसकी किसी भी थर्मोडायनेमिक स्टेट को आपको डिफाइन करना है, तो केवल आपको दो पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है, दो वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है, दो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की आवश्यकता होती है। सो दैट इज कॉल्ड टू प्रॉपर्टी रूल। केवल टू प्रॉपर्टी चाहिए किसी भी प्योर सब्सटेंस की किसी भी थर्मोडायनेमिक स्टेट को डिफाइन करने की, तो उस तरह से आपकी डिफाइन हो जाएगी स्टेट। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट को जिसको आप एक पॉइंट से डिनोट करते हैं किसी ग्राफ के ऊपर, उसको डिफाइन करने केवल आपको क्या चाहिए, केवल दो प्रॉपर्टी चाहिए, इसलिए इसको आप 2D ग्राफ भी बोलते हैं, क्योंकि 2D ग्राफ इससे आप क्रिएट कर सकते हो कि दो पैरामीटर हैं, दो पैरामीटर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यूज करके आप 2D डायग्राम बना दें। 2D डायग्राम के ऊपर कोई भी अगर आपका पॉइंट होगा, तो पॉइंट आपको क्या शो करेगा, वो एक थर्मोडायनेमिक स्टेट को शो करेगा। सो दैट इज दिस इज कॉल्ड द टू प्रॉपर्टी रूल। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ग्राफ की जो मैं बता ही रहा था आपको, दीज आर द ग्राफ डायग्राम यूज्ड टू रिप्रेजेंट द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ ए सिस्टम। और यहाँ पे किसी प्रोसेस को भी आप दिखा सकते हो, प्रोसेस के होते हुए भी आप दिखा सकते हो। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम, मैंने दो पैरामीटर ले लिए हैं किसी प्योर सब्सटेंस के लिए, तो प्योर सब्सटेंस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम से ही बाकी और पैरामीटर आप कैलकुलेट कर सकते हो, केवल P और V से ही, प्रेशर और वॉल्यूम से ही, या फिर प्रेशर और टेम्परेचर से ही, कोई सी भी दो प्रॉपर्टी आप ले लीजिए, उन प्रॉपर्टी से उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेट आपकी डिफाइन हो जाएगी। उसके ऊपर बाकी जो आप पैरामीटर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया, तो 1 की हम बात करो, तो 1 के ऊपर जो आपका है प्रेशर और वॉल्यूम की जो कंडीशन है वो यहाँ पे आप जैसे 0.5 मीटर क्यूब और 1.5 बार, प्रेशर जो है वो आपका 1.5 बार के आसपास है, और हाफ जो है मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम रहने वाला है किसी आपकी प्योर सब्सटेंस के लिए, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका किसी कंटेनर के अंदर कोई आपकी कोई प्योर सब्सटेंस है। बाकी जो है और भी जो आपकी कंपोनेंट्स में रहने वाले, जैसे वॉल्यूम रहने वाला है, टेम्परेचर रहने वाला है, एंथैल्पी, एंट्रोपी,
इंटरनल एनर्जी, वो सब जो भी आपके पैरामीटर रहने वाले हैं उनको आप कैलकुलेट कर सकते हो, उनको आप निकाल सकते हो केवल प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म में, या फिर जो भी आपको प्रॉपर्टी पता है, कोई सी दो प्रॉपर्टी अगर पता है, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो। जनरली अगर ग्राफ की बात है तो पीवी ग्राफ हम अधिकतर यूज करते हैं, पीएस डायग्राम में यूज करते हैं, एचएस डायग्राम, इसको मोलर डायग्राम भी बोलते हैं, मोलर चार्ट भी बोलते हैं, उसको हम यूज करते हैं। साइकोमेट्रिक चार्ट भी आपका होता है, बट साइकोमेट्रिक चार्ट में हमें एक कंडीशन और माननी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास में इसमें 3 पैरामीटर आपके आ जाते हैं। क्योंकि 3 पैरामीटर क्यों आ जाएंगे? क्योंकि हमारे पास में एयर है और एयर के अंदर वाटर है, तो एयर और वाटर है, तो अब हमारे पास में टोटली हमारे पास क्या है? प्योर सब्सटेंस नहीं रहा है। तो प्योर सब्सटेंस होने के लिए आपके पास में एक पैरामीटर को कम करना पड़ेगा, तो एक पैरामीटर हम इसमें मान लेते हैं। उसको मानने के बाद में फिर आपकी जो ग्राफ बनता है वो आप कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। जनरली वो कंपोजिशन आपकी हो सकती है, और भी, या फिर आपका टेम्परेचर हो सकता है, फिर और भी, या प्रेशर आपका हो सकता है। तो जनरली हम प्रेशर को इसको कंसिडर करते हैं, प्रेशर को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। प्रेशर कांस्टेंट या पार्टिकुलर प्रेशर के ऊपर, उसमें फिर प्रेशर में वेरिएशन हम नहीं करते, सिंपली 1 एटमॉस्फेयर की बात करें तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में ले लिया। अब बाकी टेम्परेचर है और दूसरी जो आपकी कंपोजिशन को बता रहे कि मास ऑफ द वाटर कितना है एयर के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड साइकोमेट्रिक चार्ट। साइकोमेट्रिक चार्ट में जब कभी हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम काफी डीपली डिस्कस करेंगे, पर आप ये समझ सकते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट को बनाने के लिए वो जनरली आपका 3D बनेगा, और अगर आप उसको 2D में बनाना चाहते हैं तो एक पैरामीटर को आपको कांस्टेंट बनाना पड़ेगा, जिसमें हम सिंपली प्रेशर को मान लेते हैं। फिर ये आपका एक प्योर सब्सटेंस की तरह काम करने लगेगा, और आपकी 2 प्रॉपर्टी इसकी सफिशिएंट होगी बाकी और पैरामीटर बताने के लिए। सो दिस इज कॉल्ड द जनरल प्रॉपर्टी ग्राफ। उसके बाद बात करते हैं बेसिक थर्मोडायनामिक प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम के ऊपर अब मैं सारे प्रोसेस आपको बना के दिखाता हूँ। तो जनरली हमारे पास में, जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया, 4 प्रोसेस बेसिक थे, एक 5वां प्रोसेस में यहाँ पे एक ऐड कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड पोलिट्रोपिक प्रोसेस। तो पोलिट्रोपिक प्रोसेस को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। 5 प्रोसेस हमारे पास में कौन कौन से हैं बेसिक, पहले उनके नाम समझ लीजिए। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक का मतलब हमारे पास में होता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, तो हमारे पास में वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, ये 3 आपकी बेसिक चीजें होती हैं जो कि आपके गैसिफिकेशन में हम यूज करते हैं। तो अगर हमारे पास में वॉल्यूम कांस्टेंट है दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, अगर प्रेशर रहेगा तो आइसोबैरिक प्रोसेस, अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड नो हीट ट्रांसफर, कोई भी अगर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें कांस्टेंट क्या रहता है? एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है। सो प्रोसेस इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, मतलब कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस कहा जा रहा होगा, इसका मतलब वो नो हीट ट्रांसफर होगा और रिवर्सिबल होगा, उस केस एंट्रोपी आपकी चेंज नहीं होगी, एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। एंट्रोपी की मैं बात करूं तो यहाँ पे एंट्रोपी जनरेशन से मेरा मतलब नहीं है, एंट्रोपी किसी भी तरह से हो पर चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब एंट्रोपी सेम रहनी चाहिए। स्टार्टिंग जब आपका प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है तब, और जब प्रोसेस आपका एंड हो रहा है तब, तो दोनों केसेस में हमारे पास में एंट्रोपी सेम रहने वाली, तो एंट्रोपी चेंज नहीं होगा, एंट्रोपी कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। उसके बाद में एक जनरल प्रोसेस दैट इज कॉल्ड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। अगर मैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के हिसाब से देखता हूँ, या फिर पीवी इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू कांस्टेंट के हिसाब से देखता हूँ, तो अगर एन बराबर में 0 रख देता हूँ, एन बराबर में यहाँ पे 0 रख देता हूँ, तो मेरे पास में प्रेशर कांस्टेंट वाला आ जाएगा। तो प्रेशर कांस्टेंट पे एन बराबर क्या होता है? मेरा 0 होता है। अगर मैं इनफाइनाइट लगा देता हूँ, एन की वैल्यू, एन मेरे पास क्या है? पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, एन बराबर क्या है? पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। अगर एन की वैल्यू में इनफाइनाइट लेता हूँ तो मेरे पास में वॉल्यूम इज कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जो भी आपका चेंज होगा वॉल्यूम में चेंज नहीं होने वाला। इस केस के लिए आप वॉल्यूम कांस्टेंट मान सकते हैं। तो एन बराबर इनफाइनाइट हम यहाँ पे लेंगे, जो कि वॉल्यूम कांस्टेंट को शो करेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए एन बराबर में 1 ले लेता हूँ, एन बराबर 1 के लिए मेरे पास में क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमारे पास में पीवी बराबर एनआरटी होता है। अगर ये दोनों में कांस्टेंट रख दूंगा तो एनआरटी, एन और आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आइसोथर्मल के लिए हम क्या ले लेंगे? एन बराबर 1 ले लेंगे। अगर आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो, एन बराबर क्या हम लेते हैं? एन बराबर हम गामा लेते हैं, एन बराबर जो है हम गामा लेते हैं। गामा का मतलब हमारे होता है एयर के लिए जो आपका स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सीपी और सीवी का जो रेशियो रहने वाला है, सीपी और सीवी का जो रेशियो है वो आपका गामा रहने वाला है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जो मेरे पास में रहने वाला है वो इन जनरल वैल्यू होगी, और ये इसकी वैल्यू जो होती है आपकी एन की वैल्यू, वो आपकी गामा से कम और 1 से आपकी ज्यादा होती है। इसका मतलब गामा की वैल्यू जो होगी वो आपकी मैक्सिमम क्या हो सकती है? 1.4 हमारी हो सकती है, जो कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए हमारे पास में रहती है, जो कि आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो सारे प्रोसेस मैंने यहाँ पे बता दिए। इन 5 प्रोसेस को आप पीवी के ऊपर कैसे बनाएंगे उनको हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंपली आपको जो फॉर्मुला याद रखना है वो डीपी अपॉन डीवी इज इक्वल टू गामा पी अपॉन वी, वो भी निगेटिव साइन के हिसाब से। इसका मतलब ये है कि गामा के ऊपर डिपेंड करे या सिंपली एन के ऊपर हमारा डिपेंड करे। तो इस फॉर्मुले के हिसाब से एन के ऊपर मेरा ये डिपेंड रहने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ ग्राफ की, तो अगर n बराबर में 0 ले रहा हूँ तो n बराबर 0 का मतलब क्या था? मेरे पास में यहाँ पे जो होगा वो हॉरिजॉन्टल आपका रह जाएगा। या फिर डायग्राम के आप देख सकते हो पीवी है हमारे पास में, तो प्रेशर कांस्टेंट, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन क्या शो करेगी? कांस्टेंट प्रेशर को शो करेगी, और वर्टिकल लाइन जो शो करेगी पीवी ग्राफ के ऊपर, क्योंकि वॉल्यूम हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, एक्स बाई एक्सिस पे लिया हुआ है,
एक्स एक्सिस पे लिया हुआ जनरली, तो P जो है मेरे पास में वर्टिकल एक्सिस पे है, तो अगर मेरे पास में कोई वर्टिकल लाइन होगी उसके लिए मेरे पास में हॉरिजॉन्टल के ऊपर जो है, जो कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारे पास में कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर, इनमें कोई दिक्कत नहीं हुई हमारे पास में। दूसरी बात निगेटिव है, निगेटिव का मतलब निगेटिव साइन के हिसाब से बनेंगे, निगेटिव एंगल के हिसाब से बनेंगे, तो यहाँ पे आप बना के देख सकते हैं इसको। तो मैंने येलो कलर की जो लाइन बनाई है वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट की बनाई है, जब n बराबर मेरे पास क्या है 1 है, तो n बराबर मेरे पास में 1 है तो टेम्परेचर मेरे पास में कांस्टेंट है। उसी हिसाब से अगर मैं गामा की वैल्यू बढ़ाते n की वैल्यू बढ़ाते हुए गामा की बराबर देता हूँ, मतलब n की वैल्यू जो वेरी कर रही है वो कहाँ से कहाँ तक कर रही है, गामा तक कर रही है और 1 से कर रही है, तो मिनिमम वैल्यू जो 1 है तो उसके लिए मेरे पास में टेम्परेचर कांस्टेंट आ गया है। उसके बाद में जो मैक्सिमम रहने वाली है वो गामा रहने, तो एंट्रोपी इस कांस्टेंट रहने वाला है। इन बिटवीन कोई अगर आपके पास कोल्ट्रोपिक प्रोसेस होता है जिसमें मान लीजिए 1.3 दे दी है वैल्यू, 1.35 दे दी है, उस केस में हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो इन बिटवीन रहने वाला है, तो कर्व के रूप में जाएगा। इस तरह से हमारे पास में कर्व यहाँ पे मिल जाता है। जो भी हमारे पास में वैल्यू दी गई होगी उस हिसाब से हम ये जो भी प्रोसेस दिया गया है उस हिसाब से हम ये वैल्यू बना सकते हैं, कर्व बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। इन्हीं डायग्राम को अगर आप इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपको कर्व इस तरह से बनेंगे, ये अगर आपका प्रोसेस इस तरह से आपका हो रहा है, और अगर इस डायरेक्शन में आपको करने हैं तो इस डायरेक्शन में इस तरह से बनेंगे। मतलब कि ये आपका बेस पॉइंट है, बेस पॉइंट से अगर आपको मान लीजिए लेफ्ट साइड की तरफ को आपको डायग्राम बनाना पड़ रहा है, ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें आपको वॉल्यूम कम हो रहा हो, प्रेशर बढ़ रहा हो, उस केस में आपको इस तरह से बनाना है। कोई से भी प्रोसेस, जनरली आपका आइसोथर्मल प्रोसेस और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, अगर आपका एक्सपेंशन हो रहा होगा जिसमें वॉल्यूम आपका बढ़ रहा हो या फिर प्रेशर डाउन हो रहा होगा, उस केस में आपको डायग्राम कुछ इस तरह से बने होंगे, जो कि आपका आइसोथर्मल प्रोसेस और आपका कांस्टेंट रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस आपके रहने वाले हैं। इन प्रोसेस को आप इस तरह से बना सकते हैं। आगे देखते हैं, अब मैं बात करूँ बेसिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये 5 के 5 प्रोसेस की बात करूंगा जो कि टीएस डायग्राम के ऊपर कैसे बनेगी। तो यहाँ पे टीएस डायग्राम पे बनाने के लिए मैंने क्या यूज किया, टीडीएस इक्वेशंस यूज किए जो कि हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखी है। तो टीडीएस इक्वेशन फर्स्ट के हिसाब से अगर मैं सोल्व करता हूँ तो dt अपॉन ds इक्वल t अपॉन mcv आ जाएगा, और इसी तरह से टीडीएस इक्वेशन अगर मैं सेकंड टाइप यूज करता हूँ तो मेरे पास में dt अपॉन ds t अपॉन mcv आ जाएगा। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो dt अपॉन ds की वैल्यू आ रही है तो सिंपली मेरे पास आ गई टेम्परेचर अपॉन mc, mc का मतलब T का मतलब हमारे पास में होगा स्पेसिफिक हीट, तो mc का मतलब हीट कैपेसिटी हमारे पास में, टेम्परेचर डिवाइड बाय हीट कैपेसिटी। अब मुझे पता है cv की वैल्यू मेरे पास में ज्यादा होती है, cv की वैल्यू ज्यादा होती है, cp की वैल्यू ज्यादा होती है, माफ कीजिएगा, cp की वैल्यू ज्यादा होती है cv से। उस केस में अगर बात करता हूँ यहाँ पे जो वैल्यू आपकी ज्यादा आ रही है इसका मतलब उसका स्लोप आपका कम आने वाला है, तो ये चीज हमारे दिमाग में रखनी है कि अगर cv की वैल्यू डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर की वजह से जिसमें अगर आपका जो वैल्यू है वो आपकी अगर कम होगी तो आपका स्लोप ज्यादा आएगा, और अगर वैल्यू आपकी सीपी की, जैसे मैं सीपी की वैल्यू ज्यादा बता रहा हूँ तो सी की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो उस केस में हमारे पास में स्लोप कम आने वाला है। इसी वजह से डायग्राम की बात करूँ तो टीएस डायग्राम के ऊपर 5 के 5 प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ कैसे। हॉरिजॉन्टल की मैं बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल में टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहने वाला है जो कि आपका वाई एक्सिस पे है, और अगर आपका वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन पे एंट्रोपी कांस्टेंट रहना है जो कि आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर है। इनके बीच में हमारे पास में हमें लगाना है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम वाली लाइन। तो कांस्टेंट प्रेशर की मैं बात करूँ तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर Cp की वैल्यू हमारे पास में ज्यादा है, तो Cp की वैल्यू ज्यादा है Cv से, तो Cp की वैल्यू ज्यादा होने की वजह डिनोमिनेटर में ज्यादा वैल्यू होने से स्लोप हमारे पास में कम आने वाला है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव में रहने वाली है तो पॉजिटिव में रहेगी, इस वजह से ये ग्राफ हमारा इस तरह से बनेगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के हिसाब से आपको एंगल यहाँ पे मेजर करना है, तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट मेरे पास में क्या है, P इज इक्वल टू कांस्टेंट मेरे पास में कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है जो कि स्लोप कम शो कर रही है। उसी वजह से अगर मैं सीवी की बात करूं, सीवी मेरे पास में कम है, इसमें स्लोप मेरे पास में ज्यादा आने वाला है, तो यहाँ पे वॉल्यूम इस कांस्टेंट जो लाइन है उसको ग्राफ हमारे पास में थोड़ा सा ज्यादा आएगा, स्लोप हमारे पास में ज्यादा आएगा। ये मेरा बेस पॉइंट रहने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ कि अगर एंट्रोपी आपकी बढ़ रही है या फिर टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है तो आपको इस तरह से डायग्राम बनाना है, और अगर आपको कम हो रहा है तो आपको इस तरह से बनाना है। ये डिफरेंट तरह के हैं जिनको आप बना सकते हो। तो सारे के 5 प्रोसेस मैंने आपको बना के यहाँ पे दिखा दिए, पीवी के ऊपर भी और टीएस के ऊपर भी। अब मैं 1 बाय 1 बात करता हूँ, सभी जो एयर स्टैंडर्ड हमारे पास में साइकिल है उनके ऊपर बनाने की वो कैसे हमारे पास में बनती है। पहला काम हमारा ये होगा कि टीएस डायग्राम और पीवी डायग्राम बनाना किसी भी साइकिल के लिए। तो जनरली मेरे पास में 4 एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल और ब्राइटन साइकिल। उन चारों को मैं बात करने वाला हूँ। ऑटो साइकिल में याद कीजिए, ऑटो साइकिल में क्या था हमारे पास में, इन चारों में बेसिक चीज जो हमारे पास में रहने वाली है वो कंप्रेशन और एक्सपेंशन। कंप्रेशन और एक्सपेंशन किस में रहने वाले हैं, हमारे पास में कंप्रेशन और एक्सपेंशन रिवर्सिबल एडियाबैटिक रहने वाले हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 से 2 और 3 से 4। ये देखो कर्व में आया पीवी, पहला जो आपका ग्राफ बना हुआ है वो आपका पीवी बना है, दूसरा हमारे पास जो है वो आपका टीएस बना हुआ है। तो पहले आपका जो है वो पीवी है, तो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम आप क्या है, और दूसरा हमारे पास में टीएस है। इसी तरह से यहाँ पे भी आपका पीवी है और दूसरा हमारे पास में टीएस है। इस तरह से ये भी आपका पीवी है और टीएस है, और ये भी आपका पीवी है और टीएस है। तो पहले डायग्राम की मैं बात करूं तो पहले डायग्राम में कर्व हमें लाइन मिलने वाली है। तो कर्व लाइन कहां से मिलेगी, 1 से 2 और 3 से 4। तो 1 से 2 और 3 से 4 जो मेरे पास में मिलने वाली है ये क्या होंगे, कर्व लाइन होंगी जो कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को शो करेंगी।
पहले डायग्राम में पीवी में हमें देखने को मिल जाए। यही लाइनें अगर मैं बात करता हूँ टीएस डायग्राम में, तो टीएस डायग्राम में रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहने वाली है, इसका मतलब ये वर्टिकल लाइन मिलने वाली है किसमें, टीएस डायग्राम के ऊपर। तो टीएस डायग्राम में हमें ये वर्टिकल लाइन शो होंगी। तो 1 से 2 3 से 4 यहाँ पे हमें वर्टिकल लाइन शो हो रही है। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से 2 3 से 4 वर्टिकल लाइन और यहाँ पे कर्व, इस तरह से सभी ग्राफ में आप देख सकते हो। सभी ग्राफ में आपके जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन है वो पीवी डायग्राम में कर्व है और टीएस डायग्राम में वो वर्टिकल लाइन से हमारे शो होंगे। उसके बाद बात करते हैं ऑटो साइकिल में। ऑटो साइकिल में जो हीट एडिशन है और हीट रिजेक्शन है, दोनों के दोनों प्रोसेस आपके किसमें है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे रहने वाले हैं। इसका मतलब पीवी डायग्राम में वर्टिकल लाइन आपकी आएंगी। तो वर्टिकल लाइन आप देख सकते हैं 2 से 3 और 4 से 1। तो 2 से 3 और 4 से 1 दोनों में हीट का इंडक्शन होगा, एक में आपका हीट ऐड है, दूसरे में आपका हीट रिजेक्शन है। दोनों प्रोसेस आपके क्या रहने वाले, वर्टिकल लाइन आपके शो होंगे। टीएस डायग्राम के ऊपर बात करें तो टीएस डायग्राम में कर्व बनने वाले हैं। तो यहाँ पे कर्व बनेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से 3 और 4 से 1 ये आपकी कर्व लाइन शो हो रही है। ये लाइन आपकी कर्व लाइन शो हो रही है। ये क्या शो कर रही है, आपके हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन को शो करनी है, जो कि आपका सेकंड और फोर्थ प्रोसेस आपका रहने वाला है। ये मैं अगर डीजल साइकिल के ऊपर बात करूं तो डीजल साइकिल में जो आपका हीट एडिशन प्रोसेस होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब पीवी डायग्राम में हॉरिजॉन्टल लाइन आने वाली है, बट हीट जो रिजेक्शन होगा वो अभी भी कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही होगा। इसका मतलब वर्टिकल लाइन आने वाली है जब हीट रिजेक्ट हो रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं 2 से 3 एंड 4 से 1 ये प्रोसेस हम यहाँ पे देख सकते हैं। 1 से 2 आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन था, उसके बाद में 2 से 3 आपका कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होगा, उसके बाद में रिजेक्शन होगा, उसके बाद में कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन आपका हो जाएगा। टीएस डायग्राम के ऊपर बात करते हैं। टीएस डायग्राम में देखो अब हमारे पास में दोनों डिफरेंट चीजें हमें मिल रही है। दोनों डिफरेंट मिलने का मतलब क्या है कि आपका जो हीट ऐड हो रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है और आपका हीट जो रिजेक्शन हो रहा है वो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो ग्राफ में किसका ज्यादा था, आपका स्लोप उसका ज्यादा था जिसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है। तो स्पेसिफिक हीट कम किसकी होती है, सीवी की, कांस्टेंट वॉल्यूम की आपकी स्पेसिफिक हीट कम होती है। इसका मतलब स्लोप आपका ज्यादा मिलने वाला है। तो डायग्राम में साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं 2 से 3 चलता हूं तो 2 से 3 में आपका जो कर्व है उसका जो स्लोप है, उसके स्लोप से नीचे वाला 4 से 1 है उसका स्लोप बहुत ज्यादा है। तो 4 से 1 का आपका जो स्लोप रहने वाला है वो बहुत ज्यादा आपका रहने वाला है। तो इस डायग्राम में आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बाकी पिछले में आपको सेम बना सकते हैं, तो यहाँ पे हमने लगभग सेम बनाया हुआ है। आगे मैं बात करता हूँ डुअल साइकिल के ऊपर। डुअल साइकिल दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब हीट जो ऐड होगी पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगी, उसके बाद में कांस्टेंट प्रेशर पे होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों आपको मिली हुई है, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों लाइन यहाँ पे देखने को मिली हुई है। तो 2 से 3 या 2 से 2 डैश मान लीजिए और 2 डैश से 3 जो है ये मेरे पास में कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर लाइन दोनों देखने को मिलेगी। अगर मैं टीएस डायग्राम के ऊपर बात करूं तो टीएस डायग्राम में भी मेरे पास में दोनों मिलने वाली है। पहले मेरे पास में कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसका मतलब स्लोप मेरे पास में ज्यादा रहने वाला है, उसके बाद में कम स्लोप के साथ में मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे जो दोनों प्रोसेस यहाँ पे दिखाए हुए हैं, पहले आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है, उसके बाद में कांस्टेंट प्रेशर है, वो लाइन यहाँ पे देख सकता हूँ। ब्राइटन साइकिल में अगर मैं बात करूं तो ब्राइटन साइकिल में हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन दोनों ही मेरे कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं। तो जिसी तरह से आपका क्या था, आपका ऑटो साइकिल था, पर ऑटो साइकिल में हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम पे होते हैं। इसमें ब्राइटन में इसका रिवर्स हो जाएगा, बट इसमें क्या चीज ध्यान रखनी है आपको, ये ध्यान रखनी है कि आपको जो हीट रिजेक्शन और हीट एडिशन होंगे वो कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह पे किसमें होंगे, कांस्टेंट प्रेशर में होंगे। दैट इज कॉल्ड ब्राइटन या जूल साइकिल इसको हम बोलते हैं, इसको हम जूल साइकिल बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 से 3 हॉरिजॉन्टल लाइन मिली है और 4 से 1 भी हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है। टीएस डायग्राम में देखते हैं तो दोनों को कर्व के रूप में मिल रही है, तो कर्व के रूप में यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर यहाँ पे हमें ग्राफ देखने को मिलेगा, टीएस डायग्राम के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं, अब हम बात करते हैं डेरिवेशन की। अब हमें यहाँ पे आपको लगभग जनरल 5 डेरिवेशन आपको कराने हैं। इन 5 डेरिवेशन में आपके स्टार्टिंग में आपका जो मैं ये कराऊंगा आपका ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, इनके आपके चांसेस आपके 90-95% रहते हैं एग्जाम में आने के। बाकी और जो आपके पॉसिबिलिटी है कि भाई वाले डेरिवेशन में हमारे आ सकते हैं, उनको भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अभी सबसे पहले बात करते हैं, जब भी आप डेरिवेशन स्टार्ट करें सबसे पहले आपको एजम्पशंस रखना है। एजम्पशंस कौन कौन से मानने पड़ेंगे, विदाउट एजम्पशंस आपका काम अधूरा ही रहने वाला पूरी थर्मल इंजीनियरिंग में, क्योंकि एजम्पशंस माने बिना हम यहाँ पे कुछ काम नहीं कर सकते थर्मल इंजीनियरिंग में, इसलिए सबसे पहले एजम्पशंस मानना होगा। दूसरी बात ये भी, एजम्पशन जब हम मानते हैं तो वन बाय वन जैसे जैसे हम एजम्पशन लगाते चले जाते हैं उसी हिसाब से आपका चीज जो है वो स्पेसिफिक होती चल जाती है, मतलब पार्टिकुलर कंडीशन में वो आती जाती है और डेविएशन आपका बढ़ता रहता है। मतलब रियल कंडीशन से आपका डेविएशन उतना ही ज्यादा बढ़ता रहेगा जितना आप एजम्पशन मानते चले जाएंगे। तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल के जो एजम्पशन हमने पहले माने थे, स्टार्टिंग में माने थे, उनको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, उसके बाद में कुछ और एजम्पशन यहाँ पे हम जोड़ेंगे, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले डेरिवेशन जो मैं कर रखे दिखा रहा हूँ इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी का बता रहा हूँ कि थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी। एफिशिएंसी का मतलब हमारे पास में सिंपली ये होता है कि कितना आपको वर्क आउटपुट मिल रहा है हीट इनपुट के रिस्पेक्ट में। जो इनपुट क्या है, मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट क्या रहने वाला है। तो थर्मल एफिशिएंसी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका हीट इंजन जो कि आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाता है मैंने, थर्मोडायनेमिक्स में आप बात करेंगे तो ऊपर आपका क्या है, टेम्परेचर है जो कि हाई टेम्परेचर के ऊपर है, नीचे आपका लो टेम्परेचर के ऊपर, बीच में आपको कोई डिवाइस लगी हुई है जो कि हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट ले रही होगी
आपको वर्क प्रोवाइड करा रही होगी, फिर लो टेम्परेचर वाली बॉडी को आपको रिलीज करेगी। दैट इज कॉल्ड केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। ये सेकंड लॉ आपको थर्मोडायनेमिक्स है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पे जो थर्मल एफिशिएंसी की बात करता हूँ, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ, जो कि मैं लग रही है, देखो कितनी आपकी होगी। रियल कंडीशन में इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी आपका जो एफिशिएंसी रहने वाली वो डेविएट करेगी, कम ही रहेगी। बट अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से देखते हो, आपकी जो एफिशिएंसी आनी चाहिए उसकी मैं बात करूँ, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटेड। सो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी की बात करते हो, वर्क जो कि हमारे पास में आउटपुट है डिवाइडेड बाय हीट इनपुट, जो कि मेरे पास में यहाँ पे Q1 है, तो W अपॉन Q1। अच्छा, जो मेरे पास में W मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, Q1 जो आपकी एनर्जी आई थी वो दो जगह चली गई है, W वर्क में चली गई, जो बाकी बची वो Q2 चली गई। इसका मतलब जो W रहने वाला है वो Q1 माइनस Q2 रहने वाला है। तो Q आई थी टोटल जो आई थी, टोटल में से अगर आप Q आउट जो कि लॉस आप घटा दो, हीट लॉस आप घटा दो, तो हमारे पास में क्या मिलने वाला है, वर्क आउटपुट मिलने वाला है। तो वर्क आउटपुट जो होगा Q1 माइनस Q2 हमारे पास में रहने वाला है। डिवाइड करने के बाद में हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, जो कि 1 माइनस हीट लॉस अपॉन हीट गेन। ये मेरे पास में फॉर्मूला आ गया। अगर मैं assumptions की मैं बात करूं, तो पहला assumption मेरे पास में वही है कि वर्किंग फ्लूइड मेरे पास में जो रहने वाला है वो एयर ही रहने वाली है। उसके बाद में क्लोज साइकिल हमारे पास में जितने भी प्रोसेस आपके होंगे वो सब रिवर्सिबल रहने वाला है, कोई केमिकल रिएक्शन आपकी नहीं हो रही है। सारे assumption में स्टार्टिंग में जो माने थे वही मान रहे हैं। उसके बाद कंप्रेशन एक्सपेंशन जो एडियाबैटिक रहने वाले। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ ऑटो साइकिल की। तो अगर मैं ऑटो साइकिल की बात करूँ तो ऑटो साइकिल में ये चीज मुझे ध्यान रखनी है कि ऑटो साइकिल में जो आपका हीट एडिशन होगा और हीट रिजेक्शन होगा किसमें होगा, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे रहने वाला है। इस चीज को मुझे ध्यान रखना है। तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे ही इन मूवमेंट तुरंत आपके हो गए, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम में पिस्टन आपका मूव कर रहा है, तो पिस्टन का वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, जब वो किसी एक जगह पे होगा पर वो तो मूव कर रहा है। इसका मतलब किसी क्षण के ऊपर आप बात कर रहे हो, किसी मूवमेंट के ऊपर आप बात कर रहे हो। मूवमेंटली एकदम से हीट इन होगा, जैसे स्पार्किंग हुई तो एकदम से सारी हीट आ गई और आपका हीट रिजेक्शन हुआ, तो आपका कूलिंग सिस्टम इतना बढ़िया है कि आपका जैसे ही आपका कंबशन प्रोसेस खत्म हुआ, एक्सपेंशन आपका हो गया, उसके बाद में जैसी स्टार्टिंग देनी है उससे पहले सारा कंडीशन आपकी हीट जो है वो रिजेक्ट होगी। हालांकि रियल कंडीशन से बहुत ज्यादा डेविएट कर रही है कंडीशन, ऐसा हो नहीं सकता, बट फिर भी हम इस चीज को मानते हैं, हम इसमें मानते हैं। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ आगे, तो यहाँ पे आप देखिए डेविएशन में सबसे पहले थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो है मेरे पास में 1 माइनस क्यू लॉस अपॉन क्यू गेन, 1 माइनस क्यू 41। अच्छा, पीवी और टीएच के ऊपर मैंने साइकिल पहले बना दी है, मैंने आपको बना के दिखाई थी आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जीरो और स्टार्ट किया। तो जीरो का मतलब क्या है कि ऐसा स्ट्रोक जहाँ जीरो से बन जा रहे हैं। मैंने ये आपको व्हाइट कलर में शो किया, आप इसको बना भी सकते हैं एग्जाम में या नहीं भी बना सकते, तो भी आपको काम चल जाएगा। 0 से 1 जनरली आपको क्या शो कर रहा है, सक्शन स्ट्रोक को शो कर रहा है, और 1 से 0 शो कर रहा है आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक को। यहाँ से 0 से 1 या 1 से 0 को आप स्किप भी कर सकते हैं। आपका मेन जो साइकिल है वहां से 1 से स्टार्ट होगी, तो 1 से 2 आपका कंप्रेशन होगा जो कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है। 2 से 3 आपका जो है हीट एडिशन होगा, 2 3 यहाँ पे हीट इन हो रही होगी, 3 से 4 आपका वर्क आपको आउटपुट हो रहा होगा, यहाँ पे आपको शो किया है, और 4 से 1 आपका Q41 है क्योंकि हीट रिजेक्ट आपकी हो रही होगी। अगर मैं बात करता हूँ फॉर्मूले के हिसाब से, तो हीट लॉस जो हो रही है, तो हीट लॉस कहाँ पे, जहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रही है, तो आपके सिस्टम के हिसाब से हीट जो लॉस हो रही है 4 से 1 में हो रही है, और जो हीट गेन की जा रही है, जो हीट दी जा रही है वो 2 से 3 जा रही है। तो सिंपली फॉर्मूला मेरे पास में 1 माइनस Q41 अपन Q23, यहाँ पे ये फॉर्मूला, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। उसके बाद में Q बराबर MC डेल्टा टी के फॉर्मूला मुझे पता ही है कि आप जो आपकी एनर्जी होती है तो MC डेल्टा टी के बराबर होती है, जहाँ पे स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर डिफरेंस का मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, हीट ट्रांसफर आ जाएगा, हीट आपका आ जाता है। फिर आप ऐसे समझते हैं जब हम किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस को हीट देते हैं उसका जो टेम्परेचर बढ़ता है उसको आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो Q41 की अगर बात करूं तो Q41 से जो हीट लॉस हो रहा है वो MCV, CV क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो MCV मैंने लिया है, और साथ में टेम्परेचर जो है वो आपका T4 से T1 आपको हो गया। इसी चीज को आप यहाँ पे दे सकते हैं टीएस डायग्राम के ऊपर भी। 1 से 2 आपका क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जो कि आपका कंप्रेशन प्रोसेस था, 2 से 3 आपका हीट एडिशन होगा, 3 से 4 आपका क्या होगा, यहाँ पे एक्सपेंशन होगा, 4 से 1 आपका हीट रिजेक्शन होगा। तो प्रोसेस जो आपका 4 से 1 है वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो T4 और T1 यहाँ पे शो किए हुए। तो T4 जो है आपका टेम्परेचर था जो कि आपका कंबशन के बाद आपका जब एक्सपेंशन हुआ उस समय पे था, और आपको रिजेक्ट जो करनी है, हीट रिजेक्ट करने के बाद में जो स्टार्टिंग कंडीशन आप पहुंच गए, दैट इज टेम्परेचर T1। जो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे रहा है T4 माइनस T1, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसी हिसाब से अगर मैं 2-3 की बात हो तो 2-3 में हीट ऐड हुई है जो कि आपके कंबशन होने से, फ्यूल के कंबशन होने से मिली है। तो पहले टेम्परेचर 2 था जो कि आपका कंप्रेशन के बाद था, उसके बाद में अचानक से एकदम से क्या हुआ है, एट ए मूवमेंट कंबशन प्रोसेस हो गया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो गया, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर T3। तो T2 से T3 तक जाने में जो भी आपका टेम्परेचर चेंज होगा दैट इज कॉल्ड, उससे आप Q23 निकाल सकते हैं। दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ क्योंकि MCV सेम है, दोनों में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली मेरे पास जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आएगा, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी जो हो जाएगी मेरे पास 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2, ये फॉर्मूला मेरे पास में रहने वाला है। अब मेन जो होगा मेरा काम वो ये होगा कि इन सबकी वैल्यू मुझे पुट करनी है, T4 और T1 की भी, T3 और T2 की भी। चलिए बात करते हैं, अभी मैं यहाँ पे स्किप करके आगे आ रहा हूँ पहले। तो यहाँ से हम देखते हैं हमारे पास जो वैल्यू आएगी,
तो मैं फॉर्मूला बात करता हूँ प्रोसेस 1 से 2 की, तो प्रोसेस 1 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट ये मैं लिख सकता हूँ, और दोनों प्रोसेस के लिए मतलब P1 की गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट में लिख सकता हूँ, ये वैल्यू में लिख सकता हूँ दोनों स्टेट के लिए, P1 स्टेट के लिए भी, 2 स्टेट के लिए भी। अगर यहाँ से फॉर्मूला के हिसाब से देखता हूँ तो जो प्रेशर का मेरा रेशो आएगा P1/P2 को सिंपली क्या आ जाएगा V2/V1। याद रखिए मैंने आपको बताया था कंप्रेशन रेशो जो R था वो मेरे पास में वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम जो आपका क्लियरेंस वॉल्यूम था, इसको ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय या सिलेंडर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कंप्रेशन वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, सॉरी क्लियरेंस वॉल्यूम। यहाँ से आ गया, तो यहाँ से मेरे पास में V1 जो है मेरे पास में टोटल वॉल्यूम रहने वाला है, जिसके अंदर दोनों चीज ऐड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। ये जो मेरे पास में टोटल वॉल्यूम है जो आपका V1 है, और बाद में ये कम है, दैट इज का क्लियरेंस वॉल्यूम। तो कंप्रेशन के पहले जो आपका वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय कंप्रेशन के बाद वॉल्यूम, इसको आप यूज करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास जो आएगी वैल्यू वो मेरे पास में आ जाएगी V1/R। मतलब ये रिवर्स लिखा हुआ है, रेशियो को लिखा हुआ है, तो कंप्रेशन रेशियो को आप लिख सकते हो 1/R, ये आ जाएगा। कंप्रेशन रेशियो के बाद गामा हमारे पास में आ गया। उसी तरह से अगर आप टेम्परेचर निकालते हो तो टेम्परेचर T1/T2 जो है 1/R, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इक्वल टू 1/R की पावर गामा, ये मेरे फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में PV इक्वल टू nRT पता है, PV इक्वल टू P2/V2 T1/T2, तो यहाँ से P1/P2 इक्वल T1/T2 और V2/V1, V2/V1 को आप क्या लिख सकते हो 1/R लिख सकते हो। तो यहाँ से इस मामले को मैंने यूज किया है। तो P1/P2 को जो यहाँ पे आप देख रहे हैं P1/P2 को, इसको वैल्यू आप यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R की पावर गामा, या सिंपली टेम्परेचर की फॉर्म में अगर आप लिखते हैं तो T1/T2 इज इक्वल टू 1/R की पावर गामा -1। तो यहाँ से अगर आप सिंपली आप निकाल सकते हो। सेम यही चीजें अगर मैं करता हूँ प्रोसेस 3 से 4 के, तो 3 से प्रोसेस 4 के लिए भी सेम हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस ही है, तो सेम प्रोसीजर उसके ऊपर अप्लाई करें तो सिंपली मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि टेम्परेचर T3/T4 जो होगा मेरे पास में V4/V3 का गामा S1 रहने का, क्योंकि मेरे पास में वॉल्यूम V4 बराबर V1 के बराबर, V3 बराबर V2 के बराबर है, ये वॉल्यूम मेरे पास में सेम है, क्योंकि आपका क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस है। उस केस में वॉल्यूम 4 और वॉल्यूम 1 आपका सेम रहने वाला, 3 और 2 हमारे सेम रहने वाला। इस वजह से आपके पास जो मिलेगा 3 और 4 की वैल्यू जो R की पावर गामा S1 यहाँ पे मुझे मिलने वाली है, इस चीज को मैं यूज करूंगा। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को मैं यूज करूंगा आगे, जहां पे मैंने यहाँ पे दिखाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कंप्रेशन रेशो R बराबर V1/V2 होता ही है। इक्वेशन 3 और 4 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरे पास में T1 को मैं चेंज करता हूँ, तो T1 मेरे पास आ जाएगा T4 - T2 1/R की पावर गामा S, और इसी तरह से T3 में चेंज कर रहा हूँ तो T3 मेरे पास में रहेगा T4R की पावर गामा S इंटू T2। यहाँ से मैं क्या कॉमन लेता हूँ T4 - T2, तो ये मेरे सिंपली आ गया 1/R की पावर गामा S, और यहाँ पे T4R की पावर गामा S माइनस T2। इनको मैं आगे सोल्व करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आती है सिंपली ये आ जाएगी T4R की पावर गामा S1 माइनस T2 अपॉन R की पावर गामा S1 और डिवाइडेड बाय T4 माइनस R की पावर गामा S1 इंटू T2 माइनस 1/1। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ऊपर वाली टर्म जो है मैंने क्या किया उसको सोल्व कर लिया, तो ऊपर वाली टर्म मेरी सेम आ गई, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो मेरे पास जो बचेगी 1/R की पावर गामा, दैट इज कॉल्ड द ऑटो साइकिल का थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला। तो सिंपली ऑटो साइकिल का थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो मेरे पास में आ गया 1/R की पावर गामा S1 आ गया। मतलब जो पैरामीटर आपके चेंज होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। R क्या है हमारे पास में कंप्रेशन रेशियो है, जो कि आपका सिंपली V1/V2 या फिर V4/V3 है, जो कि कंप्रेशन से पहले और कंप्रेशन के बाद या फिर एक्सपेंशन के लिए यूज कर सकते हैं इस चीज में, क्योंकि आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये प्रोसेस हो रहे हैं दोनों, हीट एडिशन और हीट एडिशन, तो हमारे पास में आइडेंटिकल कंडीशन रहने वाली है। उस वजह से आप इसको एक्सपेंशन के टर्म में भी लिख सकते हो। एक्सपेंशन रेशियो भी हमारा ये आपका हो जाएगा। गामा जो है वो CP/CV का रेशियो है। ये फॉर्मूला मेरा ड्राइव होगा। एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आता ही आता है, इसको आप एक बार खुद से करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल के ऊपर कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके इफेक्ट डालने वाले हैं, उनकी मैं अगर बात करूँ तो इसमें सिंपली मेरे पास में क्या आता है कंप्रेशन रेशियो आता है, और स्पेसिफिक हीट रेशियो जो होगी गामा की वैल्यू वो मेरे पास में आने वाली है। तो अगर मैं बात करता हूँ कंप्रेशन रेशियो की, कंप्रेशन रेशियो अगर मैं बढ़ाऊंगा मामले के हिसाब से देख लीजिए, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है यहाँ पे। कंप्रेशन रेशियो अगर आप R की वैल्यू बढ़ाते हैं तो 1/R की वैल्यू हमारे पास में कम हो जाएगी। 1/R 1 में से घटा के निकालेंगे तो हमारे पास में वैल्यू ज्यादा आएगी एफिशिएंसी की, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर और माइनस की वजह से ये हमारे पास में रियल कंडीशन में क्या होगा इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे आप ग्राफ पे भी देख सकते हैं, जैसे जैसे कंप्रेशन रेशियो हम बढ़ाते हैं, कंप्रेशन रेशियो अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारे पास में क्या है एफिशिएंसी आपकी बढ़ती चली जाती है। तो कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने की वजह से हम आप क्या ले सकते हैं ज्यादा यूज कर सकते हैं, थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा यूज करते हैं, पर एक लिमिट से हम ज्यादा कंप्रेसर नहीं बढ़ा सकते। उस केस के लिए हमारे पास में क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर तो हमारे पास में मटेरियल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मटेरियल कंडीशन के हिसाब से हम ज्यादा कंप्रेशन रेशियो को नहीं बढ़ा सकते। इस वजह से हमारे एक लिमिट में ही हम इसमें रखते हैं। दूसरी बात ये भी नोकिंग की कंडीशन इसमें देखने को मिल जाती है। टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाएंगे तो प्री इग्निशन की कंडीशन हमें ऑटो साइकिल्स में या फिर ऑटो इंजन में देखने को मिल जाती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए भी हम
कंप्रेशन रेशियो कम रहते हैं। दूसरी बात, कंप्रेशन रेशियो अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा वर्क इनपुट भी में खर्च होता है, तो वो भी थोड़ा सा हमारा बढ़ता है। अगर मैं बात करूं आगे गामा की वैल्यू, तो गामा की वैल्यू के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो गामा की वैल्यू भी अगर हम बढ़ाते हैं, तो गामा की वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं तो ये वैल्यू भी हमारे पास में एफिशिएंसी जो है हमारी वो भी हमारे पास में बढ़ती है। इसका मतलब हम ये चाहते हैं कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंडीशन ही हमें मिले। अगर आपके पास में ऐसा कोई पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, जनरल प्रोसेस है, जिसमें एन की वैल्यू जो है 1.3 है और अगर यह गामा की वैल्यू 1.4 है, इस वजह से 1.3 वाली कंडीशन में एफिशिएंसी आपकी कम आएगी, ऑब्वियसली कम आएगी, और 1.4 में हमारी वैल्यू ज्यादा आने वाली। तो इस वजह से हमारे क्या यूज करते हैं, स्पेसिफिक हीट रेशियो हमारे पास में ज्यादा होती है। इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो टू मच कैन लीड टू द प्रीइग्निशन एंड नोकिंग, कि हमने यहाँ पे बता दिया व्हेन आल्सो कैन डैमेज इग्निशन कंपोनेंट एंड रिड्यूस पावर आउटपुट। इस तरह से भी हम यूज करते हैं, एक लिमिट में ही इसको यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे डेरिवेशन मैंने करके दिखाया था आपको ऑटो साइकिल का, उसी तरह से हमें डेरिवेशन करना है डीजल साइकिल के ऊपर। तो डीजल इंजन के ऊपर करने से पहले हमें कट ऑफ रेशियो समझना होगा। कट ऑफ रेशियो होता क्या है, क्योंकि इसमें इंजेक्टर आपका लगा हुआ है, इंजेक्टर फ्यूल को इन करता है, फ्यूल इन करने का एक लिमिट होती है, मतलब तब से तब तक वो किसी पॉइंट तक, किसी वॉल्यूम स्वैप्ट वॉल्यूम तक जब आपका पिस्टन मूव कर रहा हो तो उस समय पर आपको क्या होता है, इंजेक्शन आपका हो रहा होता है, फ्यूल इन आ रहा होता है सिलेंडर के अंदर। तो वो जो वॉल्यूम है, जितने वॉल्यूम में इंजेक्शन आपका हो रहा होता है, उस वॉल्यूम से रिलेटेड जो आपका रेशियो रहने वाला है, दैट इज कॉल्ड कट ऑफ रेशियो, जहां पे आपका कट ऑफ रेशियो हम यूज करने वाले हैं। तो डीजल इंजन साइकिल दैट कट ऑफ रेशियो इज द रेशियो ऑफ द सिलेंडर वॉल्यूम एट द एंड ऑफ द कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन जो आपका रहने वाला है, मतलब 2 से 3, तो 3 के ऊपर जो आपका वॉल्यूम है, जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन जब एंड हुआ है तब आपका है, और डिवाइड टू द वॉल्यूम ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस V2, जो आपका V2 रहने वाला है। तो V3 अपॉन V2, V3 जब आपका एंड हो गया है, आपका इंजेक्शन एंड हो गया है, और V2 जहां पे इंजेक्शन आपने स्टार्ट किया था, उनका जो रेशियो रहना है वो रो से डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कट ऑफ रेशियो। इसे हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ। 2 से 3 आप यहाँ देखते हैं, 2 से 3 में आपकी हीट इन होगी, यहाँ पे इन होगा, और इंजेक्शन आपका होगा, यहाँ पे आपका फ्यूल का इंजेक्शन आपका होता है। रिप्रेजेंट द एक्सटेंट ऑफ द फ्यूल इंजेक्शन, फ्यूल इंजेक्शन को बता रहा है, एंड कंबस्शन ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में के रेस्पेक्ट में जो आपका इंजेक्शन होगा वो कितने % रहने वाला है, वो सब चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं, डेरिवेशन करते हैं थर्मल एफिशिएंसी की और डीजल साइकिल। जैसे मैंने ऑटो साइकिल उसी तरह से मैं डीजल साइकिल करता हूँ, सेम प्रोसीजर लगभग हमारे स्टार्टिंग में सेम है। असम्पशंस की बात करें तो असम्पशन हमारे पास में सेम रहने वाला है, और इंक्लूड एयर है, क्लोज साइकिल, रिवर्सिबल प्रोसेस, नो केमिकल हीट, एडियाबैटिक कंप्रेशन, एक्सपेंशन है। बट यहाँ पे आगे जो चेंज होगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि हीट एडिशन जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे ये चेंज हो जाएगा, और हीट रिजेक्शन जो है वो अभी भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो यहाँ पे चेंज रहने वाला है। उसके बाद अगर साइकिल की बात करें तो साइकिल आप बना देंगे 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन आपका हो जाएगा, 2 से 3 आपका हीट एडिशन हो जाए, 3 से 4 एक्सपेंशन, और 4 से 1 यहाँ पे। इसी तरह से आप टीएस डायग्राम बना देंगे, पर दोनों में आपका जो ग्राफ के जो ये बनेंगे 2 से 3 और 4 से 1, इसमें जो है आपके पास में स्लोप डिफरेंट रहने वाला है, ये चीज हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद फार्मूले की बात करते हैं, 1 - Q लॉस अपॉन Q गेन, ये फार्मूला डायरेक्ट आपको लगा लेना है। दोनों की वैल्यू, लॉस कहाँ पे 4 से 1 है, तो MCV CV यूज करना है, यहाँ पे CV यूज करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। तो T4 - T1 और CP। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें जब हम यूज करें हीट इंडक्शन जो हम यूज करें, तो हमने पहले ही फार्मूला में माइनस लगाया हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको अलग से आपको फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करना, आपको हाई टेम्परेचर में से लो टेम्परेचर घटाना है। इसलिए आपको ये रखना है कि T3 - T2 या T4 - T2, तो MCP T3 - T2 ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे मैं बात करूँ तो CP अपॉन CV की वैल्यू मेरे पास में आ गई है, तो CP अपॉन CV का रिवर्स इक्वल है गामा की जो वैल्यू आएगी वो डिनोमिनेटर में आने वाली है, तो गामा को मैंने चेंज कर दिया, गामा इज इक्वल टू क्या होता है, CP अपॉन CV, इसको मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो बात करते हैं आगे प्रोसेस 1 से 2 के लिए, तो प्रोसेस 1 से 2 के लिए वही चीज मेरे पास में रहने वाली है। प्रोसेस 1 से 2 के लिए सेम वही प्रोसीजर हम यूज करेंगे, तो हमारे पास में P1 अपॉन P2, V2 अपॉन V1 की पावर गामा, और V2 अपॉन V1 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन R, तो 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1 या फिर 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस, ये हमारे पास में रहने वाला है। उसी वजह से आप टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं, T2 जो है, T2 आपका हो जाएगा R की पावर गामा माइनस 1 इंटू T1, ये पहले मैंने आपको कर दिया है, सेम वही प्रोसीजर हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। उसी बात प्रोसेस 2 से 3 यहाँ पे चेंज होगा, प्रोसेस 2 से 3 में आपका इंजेक्शन प्रोसेस हो रहा था, उसमें PV = nRT हम ले लेंगे। तो ये प्रोसेस कैसा है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल रहने वाला है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं T2 अपॉन T3 V2 अपॉन V3, और V2 अपॉन V3 क्या था हमारे पास में, रिवर्स हो जाएगा कट ऑफ रेशियो का, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा T3 = गामा, T3 = रो T2, यहाँ से आप वैल्यू निकाल। उसी तरह से 3 और 4 की बात है, 3 और 4 आइडेंटिकल नहीं रहेगा 1 2 की तरह, क्योंकि 1 2 के साथ जो वॉल्यूम था वो 3 4 पे नहीं रहेगा, वो चेंज हो गए हैं कट ऑफ के कारण। इस वजह से आप प्रोसेस 3 से 4 की बात हो तो प्रोसेस 3 और 4 में फिर दोबारा से हम लगाएंगे यहाँ पे, तो V4 अपॉन V3 का गामा S1, क्योंकि यहाँ पे V1 अपॉन V3 का गामा S1, क्योंकि हमारे पास में सेम है, V4 और V1 केवल V4 और V1 सेम है, बाकी आपके जो ऊपर वाला वॉल्यूम है वो हमारे पास में सेम नहीं है, तो
यहाँ पे मैं क्या करता हूँ V1 V2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिवाइड भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे स्टार्टिंग जो बन जाएगा वो मेरे पास R बन जाएगा, और दूसरा जो मेरे जाएगा वो रिवर्स बन जाएगा किसका, कट ऑफ रेशियो को। तो यहाँ पे R अपॉन रो मेरे पास में आ जाएगा, तो R अपॉन रो की पावर गामा S1 मेरे पास में आ जाएगा। तो T4 मेरे पास अगर आएगा तो रो अपॉन R की पावर गामा S1 इंटू T3 आ जाएगा। यहाँ से कंडीशन से अगर मैं निकालता हूँ, वैल्यू पुट करता हूँ T3 की जो मैंने ऊपर अभी कैलकुलेट की थी, तो वहां से रखने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आएगी रो की पावर गामा इंटू T1। तो T1 की टर्म में मैंने T4 भी निकाल दिया, ये काम मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो T2 भी मेरा आ गया है, T3 भी मेरा आ गया, और T4 सभी को मैंने T1 की टर्म में यहाँ पे लिख लिया है। अब बस सबकी वैल्यू में पुट करता हूँ, तो ये मेरे पास में बेसिक फॉर्मूला था जिसको मैंने लगाया था 1 - 1 अपॉन गामा T4 - T1 अपॉन T3 - T2। यहाँ पे सभी की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं T1 की टर्म में, तो T1 मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन लेने के बाद कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो मेरे पास में बचेगा वो बचेगा 1 - 1 अपॉन गामा रो की पावर गामा -1 अपॉन R की पावर गामा -1 इंटू ब्रैकेट में रो -1। तो ये फॉर्मूला मेरे पास में बाद में आ गया है। अगर मैं ऑटो की बात करूं तो ऑटो मेरे पास में केवल ये था, और यहाँ पे मेरे पास में जो अलग से ऐड हो गया है वो रो की पावर, ऊपर जो है रो की पावर गामा -1 भी ऐड हो गया है, और डिवाइड में हमारे पास में रो -1 भी आ गया, और साथ साथ में रो भी आ गया। तो अभी मेरे पास में किसका बन गया, डीजल का बन गया, डीजल का मेरे पास में बन गया, ये फॉर्मूला मेरे पास में बन गया। तो ऑटो में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन आपका हो गया, जहाँ पे कट ऑफ रेशो भी आ गया मेरे पास में, तो कट ऑफ रेशो रो ये भी मेरे पास में इंक्लूड हो गया है। अगर मैं आगे बात करता हूँ तो ये मैं वैल्यू पुट करके दिखाई दी है, यहाँ पे वैल्यू पुट करके दिखाई दी। उसके बाद में अगर बात करता हूँ थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल, तो ये फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ डुअल साइकिल के लिए। इसका मतलब क्या है, अब मैं डुअल साइकिल के ऊपर बढ़ रहा हूँ, डुअल साइकिल का डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ। डुअल साइकिल में दोनों चीज रहने वाली है, इसलिए आपके पास जो हीट एडिशन होगा तो अजम्पशंस स्टार्टिंग के सेम रहने वाले हैं। जो हीट एडिशन होगा पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा, उसके बाद में कांस्टेंट प्रेशर पे रहने वाला है। तो पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे रहने वाला है, फिर कांस्टेंट प्रेशर पे रहने वाला है। हीट रिजेक्शन जो है अभी भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही रहने वाला है। एफिशिएंसी की अगर बात करें तो एफिशिएंसी मेरे पास जो रहने वाली है क्यू आउट अपॉन क्यू इन, क्यू आउट हमारे पास में सेम वही रहेगा जो आपका 4 से 1 है, बट आपका क्यू इन जो होगा दो जगह पे आपका रहने वाला है। तो क्यू इन हमारे पास में 2 से 3 भी रहेगा, और 3 से 3 डैश, मैंने यहाँ पे डैश माना हुआ है 2 से 3 एंड 3 से 3 डैश। तो 2 से 3 जो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो सी वी आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर देखते हैं 3 से 3 डैश तो यहाँ पे सीपी आ जाएगा। तो दोनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया। डिवाइड अगर मैं करता हूँ यहाँ से एमसी से डिवाइड करता हूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पर यहाँ पे मेरे पास में जो गामा आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने गामा लिख दिया, दैट इज कॉल्ड सीपी अपॉन सीवी। तो सीपी अपॉन सीवी को मैंने क्या लिख दिया, गामा यहाँ पे यूज कर लिया। अगर टीएस डायग्राम को बात हो तो टीएस डायग्राम 1 से 2, 2 से 3 में हमारा स्लोप ज्यादा रहेगा, 3 से 3 डैश मेरा स्लोप कम रहेगा। ये मैंने आपको समझा दिया टीएस डायग्राम कैसे बनेगा। आगे बात करते हैं कट ऑफ रेशो। कट ऑफ रेशो इस केस में हमारे पास में जो रहने वाला है 3 डैश और 3 का जो रेशो रहेगा वो वॉल्यूम 3 डैश और वॉल्यूम 3 के ऊपर जो रेशो रहेगा दैट इज कॉल्ड कट ऑफ रेशो। तो कट ऑफ रेशो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो डुअल में आपको दोनों चीज देखने को मिलेगी। तो कट ऑफ रेशो भी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में। अगर प्रोसेस 1 से 2 की बात हो तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि कई बार हमने कर चुके। तो T1 अपॉन T2 क्या लिख सकते हो, T2 इज इक्वल टू R की पावर गामा में जो T1 यहाँ पे। प्रोसेस 2 से 3 की बात करो तो प्रोसेस 2 से 3 में मैंने करके दिखा दिया था आपको, जो कि कांस्टेंट प्रेशर था, उसमें कट ऑफ रेशो के टर्म में आपका आ जाएगा। यहाँ से T3 जो आपके पास आएगा स्टार्टिंग में बात कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, तो T3 जो मेरे पास जो है अल्फा, अल्फा यहाँ पे एक टर्म और आ गई एक्सप्लोजन रेशियो। अल्फा क्या है मेरे पास में, एक्सप्लोजन रेशियो है, जो कि आपका प्रेशर T3 अपॉन T2 का जो रेशो होगा दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन रेशो। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन रेशो बोलते हैं। ये डुअल में यूज करते हैं, एक्सप्लोजन रेशो को हम यूज करते हैं डुअल में यूज करते हैं, जो कि मैक्सिमम प्रेशर और आफ्टर कंप्रेशन के प्रेशर का जो रेशो रहने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन रेशो रहते हैं। तो अल्फा की टर्म में हमें यहाँ पे T3 मिल जाए, तो T3 इज इक्वल टू अल्फा R टू द पावर गामा -1 इंटू T1 यहाँ पे मिल गया। उसी तरह से अब मैं कट ऑफ रेशो की बात करता हूँ तो 3 से 3 डैश के लिए, तो 3 से 3 डैश के लिए सोल्व करते हुए मेरे पास जो वैल्यू आएगी T3 डैश, तो यहाँ पे डैश लगा हुआ है T3 डैश, तो T3 डैश जो मेरे पास में रो भी आ जाएगा, अल्फा तो आएगा ही क्योंकि ऊपर हमारे पास में आया हुआ R की पावर गामा -1 इंटू T1 आ जाएगा। 3 डैश से 4 की मैं बात करूं तो 3 डैश से 4 भी फिर मेरे पास में एक्सपेंशन प्रोसेस रहने वाला है। एक्सपेंशन प्रोसेस भी V4 अपॉन V3 रहने वाला है, जो कि V1 के बराबर होगा, बट नीचे वाला हमारे पास में सेम रहेगा। तो मैं T3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, तो यहाँ पे R की पावर R अपॉन रो की पावर गामा-1 ये मेरे पास में मिलना है, जो कि मैंने पीछे भी डीजल साइकिल में भी इस तरह से करके दिखाया था आपको। तो सिंपली मेरे पास T4 की अगर बात करूं तो T4 की अगर वैल्यू में T3 डैश के यहाँ से लिख देता हूँ, तो मेरे पास जो वैल्यू आने की फाइनली रो की पावर गामा अल्फा T1 ये मेरे पास में आ गया। अब वही काम मैंने किया है, मतलब डीजल में और ऑटो में मैंने सिंपली करने के लिए, सिंपली फॉर्मूला यूज करने के लिए मैंने क्या किया है, सभी जितने भी टेम्परेचर थे आपको T2 T3 डैश T4 इन सबको T1 की टर्म में लिख दिया, और सभी को मैं क्या करूंगा, अब मैं एक जगह लिख दूंगा जो बेसिक फॉर्मूला था मेरा, सबकी वैल्यू में पुट कर देता हूँ T1 की टर्म में। T1 कैंसिल बाहर निकल के मैं कैंसिल आउट कर दूंगा ब्रैकेट से बाहर करके। उसके बाद जो फाइनली मेरे पास में वैल्यू बनेगी वो मेरे पास बनेगी इंडिकेट थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा रो टू द पावर गामा -1 डिवाइडेड बाय R टू द पावर गामा -1, ये हमारा ऑटो में आया था, और साथ में हमारे पास जो नीचे आ जाएगा अल्फा रो -1 एंड
प्लस प्लस अल्फा माइनस वन प्लस अल्फा माइनस वन, ये मेरे पास में रहने वाला है। ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ऑटो साइकिल और की तरह ही हमारे पास में कुछ मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हमें डीजल में और हमारे डुअल में देखने को मिलते हैं। तो डीजल साइकिल की बात, तो डीजल साइकिल यहाँ पे लिखी हुई है, तो डीजल साइकिल में बना सकते हैं डायग्राम। तो कंप्रेशन रेशियो के साथ में कट ऑफ रेशियो आ जाएगा। तो कंप्रेशन रेशियो जैसे देखिए यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो बढ़ाएंगे तो सेम ऑटो साइकिल की तरह ही है, इसमें फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं। तो एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं कंप्रेशन को बढ़ाते हैं तो एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज होगी। स्पेसिफिक रेशियो को भी बढ़ाएंगे तो भी एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज होगी, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से ये फॉर्मूला हमारे पास में वैल्यू आ रही है। कट ऑफ रेशियो के ऊपर ध्यान देंगे। कट ऑफ रेशियो जैसे जैसे हमारा बढ़ेगा, कट ऑफ रेशियो बढ़ने से एफिशिएंसी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कट ऑफ रेशियो का जो एक लिमिट है वो आपकी हाईएस्ट लिमिट है, जहां पे आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम रहने वाली है। तो आपको ऑप्टिमम वैल्यू है जितना आप कट ऑफ रेशियो रख सकते हैं। कट ऑफ रेशियो की वैल्यू आप ऐसे भी समझ सकते हैं, रियल कंडीशंस में समझ सकते हैं कि फ्यूल का इंजेक्शन हम करना है। फ्यूल का इंजेक्शन के लिए फ्यूल का इंजेक्शन इतनी देर तक भी नहीं करना कि वो बर्न ही नहीं हो पाए, या फिर इतना कम भी नहीं करना कि फ्यूल ही कम जा पाए। तो दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है कि फ्यूल का इंजेक्शन एक ऑप्टिमम वैल्यू तक आपका होना चाहिए, ताकि जितना फ्यूल आप इन करें वो सारा का सारा आपका बर्न हो जाए एक्सपेंशन के खत्म होने से पहले पहले, या जितना जल्दी हो जाए उतना वो पावर आपको दे दे। इस वजह से भी आपका जो कट ऑफ रेशियो रहता है, कट ऑफ रेशियो स्टार्टिंग में तो देख सकते हैं आप, जैसे जैसे कट ऑफ रेशियो बढ़ाएंगे तो फ्यूल की मात्रा बढ़ेगी तो पावर आपकी बढ़ेगी। बट आपने क्या किया, उसको ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, ज्यादा बढ़ाएंगे तो इसमें फ्यूल तो इन हो जाएगा, बट वो उतनी देर तक आपको पावर नहीं डेवलप कर पाएगा। इस वजह से एफिशिएंसी आपकी डिक्रीज होती है। इसका ऑप्टिमम वैल्यू आपको चाहिए। तो कट ऑफ सिंपली कट ऑफ रेशियो अगर आप बढ़ाते हैं, कंडीशन ये है कि कट ऑफ रेशियो सिंपली आप ज्यादा बढ़ाते हैं तो क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। अगर मैं बात करता हूँ डुअल साइकिल की, तो डुअल साइकिल कंडीशन में सेम ही चीज रहने वाली। स्टार्टिंग की तीनों चीज सेम ही, कंप्रेसर से बढ़ाएंगे एफिशिएंसी बढ़ेगी, स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो स्पेसिफिक बढ़ेगी, कट ऑफ रेशियो बढ़ाएंगे तो कम होगी। बट अगर मैक्सिमम टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, जो कि आपका एक्सप्लोजन रेशियो के ऊपर बात कर रहे हैं हम, तो प्रेशर जो मैक्सिमम प्रेशर, हाईएस्ट प्रेशर जो आपका बढ़ेगा, उसके बढ़ने से एफिशिएंसी आपकी बढ़ती है। तो हाई मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे पास में एफिशिएंसी बढ़ती है। उसी तरह से कंबस्शन एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि कंबस्शन जो प्रोसेस है उसके कारण जो आपकी हीट डेवलप आपकी हो रही है वो मैक्सिमम कितनी हो रही है, ये डिपेंड कर रहा है। तो मैक्सिमम हीट डेवलप होगी तो एफिशिएंसी जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी हमारे पास में, बाद में वर्क में भी उतना ज्यादा कन्वर्जन होगा। तो कंबस्शन एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए। जितना भी फ्यूल हम यूज कर रहे होंगे, फ्यूल की मात्रा जितनी मास है, मास ऑफ फ्यूल है, मास ऑफ फ्यूल के अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू से, तो ये मेरे पास में कुछ हीट आ जाएगी, इतनी हीट डेवलप होनी चाहिए। तो ये जो हीट डेवलप हो रही है इसके डिवाइड में कर दूं जो एक्चुअल में आपकी हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड कंबस्शन एफिशिएंसी। इसको हम कंबस्शन एफिशिएंसी बोलते हैं। तो कंबस्शन एफिशिएंसी जितनी ज्यादा हो रही है, मतलब कि इस वैल्यू के हिसाब से इसके जितने करीब अगर हम होंगे, जितना ज्यादा करीब होंगे उससे ज्यादा आपको हीट डेवलप होगी और उतनी ज्यादा आप उसको पावर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से मैक्सिमम टेम्परेचर जो कि एक्सप्लोजन रेशियो से रिलेटेड है और आपका कंबस्शन एफिशिएंसी, दोनों के बढ़ने से हमारे पास में क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज ही करने वाली, एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी। अब बात करते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर की। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर आपका होता क्या है, जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रेशर हमारे पास में लगातार चेंज होता रहता है। तो जितनी भी पावर आपकी डेवलप हो रही है, वो जितना भी वॉल्यूम, स्टार्टिंग वॉल्यूम से नेक्स्ट वॉल्यूम, जितना भी आपका स्वैप्ट वॉल्यूम रहने वाला, तो स्वैप्ट वॉल्यूम के लिए अगर उस प्रेशर को मैं कांस्टेंट रख देता हूँ, तो जो कांस्टेंट मैं रख देता हूँ उसके हिसाब से जो मेरे पास में वैल्यू आती है, वो वैल्यू मेरे पास में जो आएगी वो मेरे पास में मीन इफेक्टिव प्रेशर को शो करेगी। मतलब जो आपका पावर आउटपुट हो रहा है, वर्क आउटपुट जो हो रहा है नेट, इसमें नेट आउटपुट हमें लेना है, जो कि नेट आउटपुट हमारा हो रहा है, मतलब कि Q1 माइनस Q2 आपको करना है, मतलब Q जो गेन है उसमें से Q लॉस आपको घटाना है। तो जो आपका नेट वर्क आउटपुट होगा, इसमें अपने कंप्रेशन जो वर्क है उसको आपने घटा रखा है और डिवाइड आपको किसमें है, स्वैप्ट वॉल्यूम। मतलब स्वैप्ट वॉल्यूम के लिए ही हम बात करेंगे। तो स्वैप्ट वॉल्यूम के लिए कितना प्रेशर आप कांस्टेंट रख लें ताकि सेम आउटपुट रहे। तो ये ग्राफ के ऊपर भी आप देख सकते हैं, रियल कंडीशन में जो आपका साइकिल बनी हुई है, तो यहाँ पे पीवी टीएस डायग्राम के ऊपर यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये आपका ग्राफ बना हुआ है, क्या मैं यहाँ पे पीवी के दिया रखा, टीएस पे भी आप देख सकते हैं, टीएस पे हीट इंडक्शन देख सकते हैं, पीवी के ऊपर मैंने यहाँ पे वर्क को दिखाया। तो पीवी के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं जो साइकिल के अंदर आपका एनक्लोज्ड एरिया है, ये आपको वर्क आउटपुट को शो कर रहा है। इसी वर्क आउटपुट को आप नीचे भी शो कर सकते हैं, मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि आपने मीन इफेक्टिव प्रेशर को आपने मिनिमम ले लिया है, उस प्रेशर में वॉल्यूम आपको सेम रखना है, वॉल्यूम आपको सेम रखना है। सेम इसी का जो अब ये रेक्टेंगल की फॉर्म में आ गया, ये कर्व की फॉर्म में, ये रेक्टेंगल की फॉर्म में आ गया, दोनों का एरिया मेरे पास में सेम है। उसको एरिया को सेम रखने के लिए आपको कितना, आपको इसकी वेट बढ़ानी है, हाइट बढ़ानी है, या मीन इफेक्टिव प्रेशर की वैल्यू बढ़ानी है। तो इसकी वैल्यू जितनी होगी दैट इज कॉल्ड मीन इफेक्टिव प्रेशर। उसको हम क्या बोलते हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो इसका मतलब क्या है कि डब्ल्यू नेट जो है मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू वीएस हो गया, या फिर मीन इफेक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वीएस हो गया, जो कि स्वैप्ट वॉल्यूम को शो कर रहा है। स्वैप्ट वॉल्यूम में यहाँ पे क्या होगा, V1 माइनस V2 आपका स्वैप्ट वॉल्यूम रहने वाला है, ये वैल्यू आ गई। ये आपको क्या यूज करता है, अगर हमारे पास में बहुत सारे इंजन हैं तो उनकी परफॉर्मेंस को बताने के लिए, समझाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या एक पैरामीटर है जिसकी वजह से आप कंपेरिजन कर सकते हैं डिफरेंट इंजन का।
आगे बात करते हैं डेरिवेशन में करके दिखा रहा हूँ मीन इफेक्टिव प्रेशर के बेस पे मीन इफेक्टिव प्रेशर निकाल के दिखा रहा हूँ मैं ऑटो साइकिल करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे मैं बात करता हूँ ऑटो साइकिल के लिए, तो ऑटो साइकिल के लिए मीन इफेक्टिव प्रेशर अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सिंपली फॉर्मूला मुझे पता है डब्ल्यू अपॉन V1 माइनस V2। अच्छा डब्ल्यू नेट कितना होगा मेरे पास में, एफिशिएंसी अगर मुझे पता है तो एफिशिएंसी के रेस्पेक्ट में एफिशिएंसी में हीट इन कर देता हूँ। हीट इन कितना है 2 से 3, तो 2 से 3 मेरे पास में हीट इन है। अच्छा मीन इफेक्टिव प्रेशर जो मेरे पास में रहने वाला है अब वो निकालेंगे फॉर्मूले के हिसाब से निकालेंगे, पर पहले डब्ल्यू नेट निकाले। तो डब्ल्यू नेट जो मेरे पास आ गया एफिशिएंसी MCV T3 माइनस T2। यहाँ पे Q इन जो है वो 2 से 3 है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन हीट का जो चेंज हुआ है वो 2 से 3 हुआ है, टेम्परेचर जो 2 से 3 चला गया है, और यहाँ पे MCV यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी जो कि स्पेसिफिक हीट या फिर हीट कैपेसिटी है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हमारे पास में होता है, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है। अगर कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन के हिसाब से लिखता हूँ तो यहाँ से टेम्परेचर जो मेरे पास में आता है, टेम्परेचर मेरे पास पीवी अपॉन एमआर आ गया। अब यहाँ पे मैं T3 और T2 को चेंज करता हूँ, तो T3 को इसी टर्म में लिखता हूँ, मेरे पास में T3 V3 अपॉन एमआर आ गया और P2 V2 अपॉन एमआर आ गया। तो एमआर फिर मैं बाहर ले सकता हूँ, तो एमसीवी एमआर मेरे पास में 12 एमसेन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P3 माइनस P2 अपॉन V2 आ गया। तो P3 अपॉन P2 को मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ प्रेशर आपका कितना चेंज हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर डिफरेंस। हम क्या बोलते हैं प्रेशर डिफरेंस। तो डेल्टा पी से एक टर्म ले ली मैंने, डेल्टा पी जो कि प्रेशर डिफरेंस है उसको मैंने ले लिया है, तो डेल्टा पी की टर्म में इसको यूज कर लूंगा। दूसरी बात मेरे पास जो MCV अपॉन आर, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ V2 अपॉन गामा माइनस 1, ये मेरे पास में टर्म आ जाएगी V2 अपॉन गामा माइनस 1, क्योंकि मेरे पास में ये वैल्यू हमारे पास में V2 ऊपर है ही है, तो V2 को मैंने कॉमन लिया था, तो V2 अपॉन गामा माइनस 1 यहाँ लिख लिया है। तो यहाँ पे क्योंकि V3 और V2 मेरे पास में सेम था, वॉल्यूम मेरे पास में सेम था ऑटो साइकिल के लिए, तो यहाँ पे V2 मैंने ले लिया है। दूसरी बात अगर मैं बात करता हूँ CV अपॉन आर, तो CV अपॉन आर मेरे पास में गामा माइनस 1 वैल्यू होता है, तो गामा माइनस 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। दूसरी बात करता हूँ अगर मैं मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालता हूँ तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा दूंगा V2 अपॉन गामा माइनस 1 डेल्टा पी अपॉन V1 माइनस V2। अब यहाँ से मैं सोल्व करता हूँ तो V2 अपॉन V1 अपॉन V2 माइनस 1, तो यहाँ से मैं डिवाइड में लेके जाता हूँ V2 को, तो मेरे पास सिंपली जो फॉर्मूला आएगा एफिशिएंसी डेल्टा पी अपॉन गामा माइनस 1 इनटू आर माइनस 1, ये सिंपली फॉर्मूला मेरे पास में आ गया, जो कि क्या शो कर रहा है मीन इफेक्टिव प्रेशर को। अगर आपको एग्जाम में मीन इफेक्टिव प्रेशर से क्वेश्चन आता है कि मीन इफेक्टिव प्रेशर बताइए कितना होगा, डेरिवेशन आता है तो डेरिवेशन बहुत आसानी इस तरह से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, मतलब ऑटो साइकिल के पहले एफिशिएंसी निकाल लीजिए, एफिशिएंसी का फॉर्मूला वही आप लगा देंगे 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1, ये फॉर्मूला आप लगा लेंगे तो आप एफिशिएंसी निकाल लोगे। एफिशिएंसी निकालने के बाद में ये ऑटो की बात कर रहा हूँ, एफिशिएंसी निकालना डेल्टा पी, जितना आपका प्रेशर डिफरेंस आपका रह रहा है प्रेशर कंप्रेशन के बाद और फिर जो मैक्सिमम प्रेशर रहना है उनका जो डिफरेंस, ध्यान रखकर डिफरेंस रखना, रेशो नहीं है डिफरेंस है, डेल्टा पी डिफरेंस है। तो डेल्टा पी जो आपको लोगे, डेल्टा पी आप जो लोगे तो P3 माइनस P2 आपको रखना है, डिफरेंस रखना है और डिवाइड में गामा माइनस और आर माइनस कर देंगे, तो आप सिंपली मीन इफेक्टिव प्रेशर आप कैलकुलेट कर सकते हो। आगे बात करते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन, तो ये भी डेरिवेशन आपका एग्जाम में कभी पूछ लेता है कि या फिर डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कि आप वर्क डन मैक्सिमम कब होगा उस कंडीशन में बताइए, या फिर डायरेक्ट जो आपका रिजल्ट में निकाल के दूंगा उस रिजल्ट को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो मैक्सिमम आउटपुट की कंडीशन में। इसको मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले बात करते हैं ऑटो साइकिल है, ऑटो साइकिल जो भी हम की थी मैन्युफैक्चरिंग प्रेशर है, सेम कंडीशन वैसे ही मान लेते हैं, अजम्पशन वैसे ही मान लेते हैं, मैं बार बार लिख नहीं रहा यहाँ पे। तो डब्ल्यू नेट जो मेरे पास में रहने वाला, डब्ल्यू नेट जो होगा 3-4 माइनस 1-2 रहेगा, 3-4 आपका जो आउटपुट है और 1-2 जो हमने कंप्रेशन में दिया उन दोनों का डिफरेंस रहना, या फिर आप लिख सकते हैं जो आपका हीट इन है उसमें से हीट लॉस आप घटा के, तो वही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मेरे पास में जो मामला आ गया MCV T3 माइनस T2 माइनस T4 माइनस T1, ये मेरी टर्म में आ गया है वैल्यू, ये मेरे सामने आ गया है। उसके बाद मैं बात करता हूँ T1 और T2 के बीच में रिलेशन था, तो T2 बराबर R के बराबर T1 था, ये मैंने अभी कई बार यूज कर लिया है। उसी तरह से आप T4 और T4 भी यूज करते हो, तो T4 इज इक्वल टू T3 अपॉन R माइनस गामा माइनस, तो दोनों को वैल्यू में यहाँ पे पुट करता हूँ, तो सिंपली मेरे पास में W इज इक्वल टू MCV और ये फॉर्मूले मैंने दोनों पुट कर दिया, मतलब टेम्परेचर को आपने जो लिख दिया है T1 T2 को चेंज करके लिख दिया और साथ में T4 को चेंज करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आगे मैं बात करता हूँ अगर मुझे निकालना है वर्क डन आपका मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमम वर्क डन के लिए आप क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने आर के रेस्पेक्ट, क्योंकि आर हमारे पास में क्या है कंप्रेशन रेशो हमारे पास में वेरिएबल है, तो आर की वैल्यू मैं ऐसी लूंगा ताकि आपका जो है मैक्सिमम वर्क आउटपुट आपका रहे। तो मैक्सिमम वर्क आउटपुट के लिए आर की वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हैं जो मैक्सिमम आपकी वैल्यू रहने वाली है। तो आर के रेस्पेक्ट में यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो फॉर्मूला आ गया तो सिंपली सोल्व करने के बाद में आर की वैल्यू मेरे यहाँ पे निकाल ली है, तो यहाँ से T1 अपॉन T3 की टर्म में मेरे पास में आर इज इक्वल टू आ गया है R2 1 माइनस गामा, तो सिंपली मेरे पास में आ गया है T1 अपॉन T3 इज इक्वल टू T1 अपॉन T3 इज इक्वल टू R टू द पावर 2 1 माइनस गामा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मेरे पास में आ गया। यहाँ पे टेम्परेचर कौन कौन से है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर है कंप्रेशन से पहले और टेम्परेचर कंबस्टन के बाद, मतलब कंप्रेशन से पहले जो लोवेस्ट टेम्परेचर है और कंबस्टन के बाद जो कि हाईएस्ट टेम्परेचर, मतलब सिंपली अब मैं अगर कहूँ तो टेम्परेचर जो है लोवेस्ट और हाईएस्ट टेम्परेचर के बीच का जो रेशो आ गया वो मेरे पास में आ गया, जो कि मेरी वैल्यू शो कर रहा है, उस कंडीशन में आपको वर्क आउटपुट मैक्सिमम रहने वाला है। अगर मैं इसको मैं सोल्व करता हूँ आर की वैल्यू में पुट करता हूँ, तो मेरे पास जो फॉर्मूला आ गया यहाँ पे मेरे पास आ गया
T2 इज इक्वल टू T1 अपॉन रूट T1 T2, मतलब T1 और T3 जो कि लोवेस्ट और हाईएस्ट का है उनका मीन इफेक्टिव तो आपका जो आ गया ज्योमेट्रिक मीन आ गया। तो जहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन की जो वैल्यू होगी वो आपकी T2 के बराबर होगी, ये कंडीशन आ गई। और यही वैल्यू अगर मैं बात करता हूँ, ये मेरी वैल्यू आ गई T4 के लिए भी ये वैल्यू आ जाती है। तो T2 और T4 मेरे पास में सेम आ जाएगा। T3 T4 को ये वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास सिंपली जो आएगा वो मेरे T4 इज इक्वल टू रूट T1 और T2 ये मेरे पास में रहने वाली। तो इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, मतलब कि अगर आपकी मैक्सिमम कंडीशन है, मैक्सिमम वर्क आउटपुट अगर आपको कंडीशन देखनी है तो आपकी कितनी रहने वाली है, वो आपकी तब रहेगी जब आपकी क्लास में टेम्परेचर जो है इंटरमीडिएट टेम्परेचर T2 और T4 इंटरमीडिएट टेम्परेचर आपके रहेंगे वो लोवेस्ट और हाईएस्ट टेम्परेचर के ज्योमेट्रिक मीन आपके होंगे। तो ये फॉर्मूला आप आसानी से या कंडीशन आप आसानी से निकाल सकते हो। अब मेरी बात करता हूँ कंपैरिजन की, कंपैरिजन ऑफ थर्मल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा भी गया है। तो मैंने अभी आपको बताया ऑटो बताया, डीजल बताया, डुअल बताया, जिनके फॉर्मूले मैंने ट्राई करके बताए। अब उसमें कंपैरिजन की बात करूँ, कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटो साइकिल, डीजल, डुअल, तीनों को मैं करके दिखाऊंगा। पहला केसेस में लिखता हूँ केस 1, सेम कंप्रेशन रेशो। कंप्रेशन रेशो मेरे पास में क्या है, सेम है। सेम कंप्रेशन रेशो है, इसका मतलब आपकी जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है और आपका जो क्लियरेंस वॉल्यूम है, दोनों मेरे पास में फिक्स हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे V1 और V2 मेरे पास में सेम हो जाएंगे। उसके बाद मैंने बात किया कंडीशन सेम हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन को मैं सेम रख रहा हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हीट रिजेक्शन मेरे पास में सेम है, 4 से 1। दो कंडीशन मैंने मानी है। पहले केस में मैं क्या कर रहा हूँ, सेम कंप्रेशन रेशो और हीट रिजेक्शन। आप तभी कंपेरिजन कर सकते हैं जब आप पूरी कंडीशन माने। तो मैंने पहले कंडीशन ये मानी है कि आप कंप्रेशन रेशो सेम रहे, सबसे में हीट रिजेक्शन आप सेम रख रहे हैं। तो उस केस में मैंने डायग्राम यहाँ पे बना के दिखाया। तो एक ही साइकिल मैंने इस तरह से बनाई, 2 से 3 अगर मैं जा रही हूँ तो मेरे पास में ऑटो साइकिल है, 2 से 2 डैश जा रही है और फिर 2 डैश से 3 डैश जा रही है, तो ये मेरे पास में क्या है, डुअल साइकिल है। और 2 से 3 डैश जा रही है तो मेरे पास में डीजल साइकिल है। तो तीनों साइकिल मैंने यहाँ पे बना के दिखा दी। आपको हमेशा याद रखना है कि एफिशिएंसी का जब भी आप कंपैरिजन करेंगे तो डुअल के ऊपर जो आपको मिलने वाला है, डुअल के इन बिटवीन मिलने वाला है, मतलब कि ऑटो और डीजल के बीच की ही वैल्यू आपको मिलेगी। तो ऑटो आपका जो डुअल कंडीशन में रहने वाली है, एफिशिएंसी इन बिटवीन ही रहने वाली है। अब ये हमें देखना है कि मैक्सिमम किसकी रहेगी, मिनिमम किसकी रहेगी। तो साइकिल के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो वर्क आउटपुट आपको किसको सबसे ज्यादा रहा है, डायग्राम के हिसाब से देखते हैं तो जो येलो कलर है वो सबसे ज्यादा शो कर रहा है, जो कि ऑटो साइकिल का है। तो ऑटो साइकिल की वर्क आपको सबसे ज्यादा होगा। अगर डीजल की बात करूं तो आपकी सबसे मिनिमम रहने वाली है, और डुअल की बात हो तो इन बिटवीन आपका रहने वाला है। मैंने आपको वैल्यू भी करके दिखाई है, आप 9, 7, 5 इस तरह से आप लेके कर सकते हो। हीट इन जो है, हीट इन आपका चेंज हो सकता है यहाँ पे। तो हीट इन भी आपको मान सकते हैं कि 2 से 3 जो आपका है वो आपका 10 है, डुअल में जो है आपका इन बिटवीन 8 है और इसमें आपका डीजल में आपका 6 है। अगर आप वैल्यू निकाल के एफिशिएंसी भी अगर आप निकालते हो, एफिशिएंसी भी आपकी उसी रेशियो में आएगी जिस तरह से यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर आप इसको सेम भी मान लें तो भी आप कर सकते हैं, मतलब आपको हीट इनपुट अगर सेम भी मान लें तो भी लगभग आपका काम चल जाएगा। तो भी हमारे पास में वैल्यू आपको मिल जाएगी कि कंपेरिजन आपको मिल जाएगा कि ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि वर्क आउटपुट ज्यादा है, डुअल का इन बिटवीन होगा और डीजल का आपका सबसे कम रहने वाला है। ये केस फर्स्ट हमने बताया जब आपका कंप्रेशन रेशो और हीट रिजेक्शन आपका सेम है। आगे मैं बात करता हूं तो मेरे पास में एफिशिएंसी का कंपैरिजन करना है जब कंप्रेशन रेशो हमारे पास में सेम है और सेम हीट एडिशन। अब मेरी कंडीशन वाली कि हीट एडिशन जो है मेरे पास में सेम रहने वाला है, हीट रिजेक्शन जो है वो आपका चेंज हो सकता है। तो सेकंड कंडीशन में मान रहा हूं, बट कंप्रेशन रेशो अभी भी मेरे पास में कांस्टेंट है। तो सेम डायग्राम मैंने बनाया है। आप जो कंडीशन है तो आपका ये V1 और V2 ये आपके कांस्टेंट रहने वाले, V1 V2 चेंज आपके नहीं होंगे, ये कंडीशन ही इन बिटवीन रहेंगे। अब मैंने यहाँ पे तीनों साइकिल बना के दिखाई है। रिजेक्शन आपका चेंज हो सकता है, तो 1 से 2, 2 से 3। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि हीट जो एडिशन है वो आपका सेम रहना है। तो जो मैंने येलो कलर आपको शो किया है ये ऑटो साइकिल के लिए शो किया है। उसके बाद में मैंने जो ब्लू कलर में शो किया है ये इन बिटवीन शो किया है, पर हीट एडिशन मैंने लगभग सेम बताया है कि ताकि आपका हीट एडिशन उतना ही हो जितना कि ऑटो साइकिल में है। यहाँ पे हमने 2 डैश 3 डैश ये हमने दे दिया, हीट रिजेक्शन भी कुछ हमारा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसी प्रकार अगर मैं डीजल साइकिल की बात करूँ, डीजल साइकिल में भी आपने हीट एडिशन सेम करा है, इसमें डायग्राम यहाँ बनाया, और हीट रिजेक्शन भी आपका ये होगा। उस हिसाब से अगर बात करता हूँ वर्क आउटपुट, अगर मैं बात करता हूँ वर्क आउटपुट W, तो W जो डीजल का है, डीजल का डायग्राम अगर आप देखते हो तो डीजल का डायग्राम हमारा सबसे ज्यादा बनता है, सबसे एरिया सबसे ज्यादा एनक्लोज हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वर्क आउटपुट जो आपका सेम है, डुअल का इन बिटवीन रहने वाला है, ऑटो का सबसे कम एरिया यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्योंकि आपका हीट रिजेक्शन अलग अलग वेरी कर रहा है। इस वजह से हमारा जो डायग्राम बनेगा तो यहाँ पे बना दिया, डायग्राम के हिसाब से अगर वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं तो एरिया के हिसाब से जिसका एरिया ज्यादा है उसका वर्क आउटपुट ज्यादा होगा, क्योंकि हीट इनपुट क्या है, सेम है, हीट इनपुट सेम है। इसका मतलब जिसका आउटपुट ज्यादा वो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा, इसका मतलब डीजल की एफिशिएंसी में ज्यादा हो जाएगी, डुअल की इन बिटवीन रहेगी और ऑटो की सबसे कम होगी। इसका रिवर्स है, जो मैंने पीछे केस बताया था उसका रिवर्स है। मतलब कि अगर हीट रिजेक्शन की बात करूं, हीट रिजेक्शन सेम होगा तो ऑटो सबसे बढ़िया है, अगर हीट रिजेक्शन अलग अलग होगा या फिर हीट एडिशन सेम होगा तो डीजल सबसे बढ़िया है। तो इसी तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। एक कंपैरिजन और है मेरे पास में जो कि सेम पीक प्रेशर को शो कर रहा है, मतलब मैक्सिमम प्रेशर जो है
मटेरियल जो हमने यूज किया है वो लगभग तीनों के लिए सेम यूज कर लिया। इसका मतलब मैक्सिमम जो प्रेशर है, मैक्सिमम जो टेम्परेचर कंडीशंस है वो आपको कांस्टेंट आपने मान ली है। मैक्सिमम प्रेशर आपका जो डेवलप हो रहा है वो सेम डेवलप हो रहा है, तीनों है, ऑटो भी है, डीजल भी है, डुअल, तीनों इंजन है, पर मैक्सिमम प्रेशर आपका सेम डेवलप हो रहा है। और वर्क डन, सेम वर्क डन भी है, ये भी हमने ध्यान रखा कि वर्क डन जो आपका सेम है, हीट इनपुट हीट रिजेक्शन वो आपका चेंज हो सकते हैं। तो आपका जो आपका एरिया बनने वाला है वो भी हमारे पास में सेम मिला है, ये चीज हमने याद रख ली है। अब क्यू बराबर हमारा फॉर्मूला एफिशिएंसी का फॉर्मूला डब्ल्यू अपॉन क्यू इन हो गया, और क्यू इन को हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बराबर क्यू आउट लिख सकते हैं, या 1/1 प्लस क्यू आउट अपॉन डब्ल्यू। तो ये कंडीशन है। आउटपुट हमारे पास में सेम है, तो सिंपली मैं बात करता हूँ डब्ल्यू आउट की, तो क्यू जो आउटपुट है, क्यू जो आपका आउटपुट है उसकी मैं बात करता हूँ। आउटपुट जितना ज्यादा हो उसी हिसाब से एफिशिएंसी मेरी वैल्यू आएगी, एफिशिएंसी उसी हिसाब से मेरे पास में कम आ जाएगी। तो वो चीज मैं देखता हूँ। तो आउटपुट सबसे ज्यादा किसमें है वो चीज मुझे देखनी है। पहले डायग्राम समझिए, डायग्राम कैसे बनाया है। इसी साइकिल के ऊपर मैक्सिमम कंडीशन मेरे पास में फिक्स है, इसलिए आपने 1 से लेके कंप्रेशन आपने फाइनल तक किया जाता है। कंप्रेशन आपको करना है, कंप्रेशन से चेंज हो जाएगा इस केस में। तो 1 2 लेके 2 से फिर आपका जितना बना सकते हैं, ये इस तरह से आपने डायग्राम बना दिया। मैंने जो आपको शो किया हुआ है पर्पल कलर में, ये आपको जो शो किया है ये मैंने शो किया है डीजल साइकिल के लिए। अगर इसी के ऊपर अगर मैं ऑटो बनाता हूँ तो ऑटो के लिए ध्यान रखिएगा, ऑटो के लिए ध्यान रखिएगा, मुझे पहले इन बिटवीन पहले ही रोकना पड़ेगा ताकि मैं इसको वर्टिकली मिला दूं, ताकि आपका फाइनल फिट यही आपको मिल जाए। इसके लिए मैंने क्या किया है, ऑटो के लिए पहले ही स्टार्ट किया। इसका मतलब क्या है, कंप्रेशन रेशो चेंज हो गया, कंप्रेशन रेशो अलग हो गया है। इन बिटवीन में बात करता हूँ, इन बिटवीन में मेरे पास में ये फॉर्मूला आता है जो कि मैं दोनों जगह पे हीट इन कर लूंगा। फॉर्मूले के हिसाब से मैं देखता हूँ तो आउटपुट जो है, आउटपुट सबसे ज्यादा मेरे पास में क्या है, ऑटो के ऊपर सबसे ज्यादा है, इन बिटवीन डुअल में रहने वाला, और सबसे कम जो आपका होगा वो डीजल में रहने वाला। तो डीजल के ऊपर आउटपुट सबसे कम है, इसका मतलब एफिशिएंसी जो है डीजल की सबसे बढ़िया है। तो एफिशिएंसी डीजल की सबसे बढ़िया है, डुअल की इन बिटवीन है, और ऑटो की सबसे इंफीरियर है, ऑटो की सबसे कम है। इस वजह से आप कंपेरिजन कर सकते हो। मतलब मैंने 3 केसेस बताए। स्टार्टिंग केस में केवल ऑटो बढ़िया था जब आपका कंप्रेशन रेशियो सेम था और आपका हीट रिजेक्शन सेम था। दूसरा केस मैंने आपको बताया है जब मेरे पास में कंप्रेशन रेशियो सेम था बट हीट एडिशन सेम था, उसमें डीजल सबसे बढ़िया है। डुअल इन बिटवीन रहना है, जो मैं छोड़ रहा हूँ वो सबसे नीचे वाला पॉइंट आ गया, मतलब लोवेस्ट पॉइंट आ गया, मतलब कि ऑटो जो है वो न्यूनतम होगी उसकी एफिशिएंसी। अगर मैं थर्ड केस की बात करूँ तो सेम पीक प्रेशर सेम है, वर्क आउटपुट आपका सेम है, उस केस में हमारे पास में उस केस में भी डीजल बढ़िया है और ऑटो जो है उसकी एफिशिएंसी कम आती है, इंफीरियर आती है। तो इस तरह से मैंने जो वन शॉट आपको बताया है इसमें सभी चीजें डिस्कस कर ली हैं। सारे डेरिवेशन मैंने 5 के 5 डेरिवेशन आपको करके बता दिए हैं। जितनी भी थ्योरी आपकी फर्स्ट यूनिट से आ सकती थी वो सब मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो मैं सेकंड यूनिट का लेके आऊंगा वन शॉट। थैंक यू वेरी मच।